काफी इंटरेस्टिंग चीज पढ़ने वाले हैं। अभी तक तो मैथमेटिक कैलकुलेशन ही चल रहा था, बट अब थोड़ा सा फेजर का ज्यादा यूज रहेगा। देखो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा, फेजर डायग्राम पर पढ़ा है ना। तो फेजर डायग्राम क्या होता है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल के साथ रिलेशन होता है कि कौन सा इक्वेशन या कौन सा क्वांटिटी किस दूसरे क्वांटिटी से कितना आगे पीछे है रेफरेंस को लेकर के। हमने कुछ बेसिक चीज समझा, जैसे अगर हम इसको साइन थीटा मान लेते हैं तो साइन थीटा से 90 के आगे रहेगा ऑलवेज कॉस रहेगा। ऐसा बात नहीं है कि हमको इसी को साइन मानना है, हम इसको कॉस भी मान सकते हैं। बात क्या ध्यान रखने का है कि साइन को जहां भी हम मानेंगे उससे 90 डिग्री आगे क्या रहेगा, कॉस रहेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। फिर हमने क्या देखा, ये कुछ फिगर्स को हम लोग ड्रॉ कर करके क्वेश्चन सॉल्व किए, प्रैक्टिस किए, सब ओके है, कोई दिक्कत नहीं। इधर तो क्वेश्चन भी सब क्लियर है, होमवर्क तो नहीं था ना। ये हमने ग्राफ भी समझा, ग्राफ के बारे में, ग्राफ और फेजर में क्या डिफरेंस है यहां से क्लियर हुआ। ये ग्राफ है और ये क्या है, फेजर है। तो कोई चीज ऐसा नहीं है खास रिवाइज करने के लिए। शुरू करते हैं आज का क्लास। फर्स्ट टॉपिक है हमारा एसी सोर्स, या आप बोल सकते हो एसी सर्किट, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, प्योर रजिस्टर रहेगा। हाँ, कैपेसिटर पहले कैसे आ गया, चलो गलती से आ गया। पहले हम क्या देखेंगे, प्योर रजिस्टर का देखें। हमारे पास एक ऐसा सर्किट होगा जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, एक रेजिस्टेंस रहेगा, बस रजिस्टर रहेगा, प्योर रजिस्टर। ये सर्किट बनाता हूं, ये मान लो एक रेजिस्टेंस है, रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, आर है, और हम इसको कहां कनेक्ट किए हैं, एक एसी सर्किट में। ठीक, इसका वोल्टेज हम मान लेते हैं, या ईएमएफ हम मान लेते हैं, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। एसी है तो एसी सोर्स को ऐसे मानते हैं ना, ई नॉट मान सकते हो, या आप चाहो तो वी नॉट भी मान सकते हो। चलो वी ही मान लेते हैं। हालांकि आप एनसीईआरटी बुक देखेंगे तो आपको वहां ई दिखेगा, तो आप इसको ई बोलो या फिर क्या बोलो, वी बोलो, बात एक ही है। इसको हम लोग मान ली क्या, ई इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। इसकी वजह से क्या होगा, इसमें करंट फ्लो होगा, और जब करंट फ्लो होगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, एक पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, वी आर। अब बात ये आती है कि यहां पर करंट कैसे फ्लो होगा, तो करंट तो दोनों डायरेक्शन में फ्लो होगा, तो इसलिए हम करंट अगर ना भी दिखाएंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन करंट यहां पर तो आएगा ही आएगा। तो एक साइकिल में क्या होगा, करंट ऐसे फ्लो होगा, एक साइकिल में करंट ऐसे फ्लो होगा। तो करंट नहीं दिखाना कोई जरूरी काम नहीं है। मेन चीज ये समझना है आपको कि हम जो सर्किट बनाए हैं, इस सर्किट में सिर्फ और सिर्फ क्या, एक रजिस्टर है। क्या है, सिर्फ इसमें एक रजिस्टर है, और क्या कनेक्ट है, एसी सोर्स कनेक्ट है। तो अगर हम किसी भी टाइम पे बात करेंगे, एट एनी टाइम या एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पे अगर हम देखेंगे, मान लो एट एनी इंस्टेंट टी ले लेते हैं, तो किसी भी टाइम पे हम अगर देखेंगे तो जितना यहां पर पोटेंशियल रहेगा उतना ही पोटेंशियल यहां रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा, क्योंकि एक ही एलिमेंट है, क्या है, रजिस्टर। तो जितना बैटरी का पोटेंशियल रहेगा उतना ही पोटेंशियल कहां पर रहेगा, रेजिस्टेंस में रहेगा। तो किसी भी इंस्टेंट पे अगर हम बात करना चाहेंगे तो ऑलवेज क्या होगा, E इज इक्वल टू हो जाएगा वी आर। क्या इस बात में कुछ डाउट है आपको, नहीं है। और अगर इसमें डाउट नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, आगे देखो यहां पर E इज इक्वल टू लिख लेंगे वी नॉट साइन ओमेगा टी, या इसको मैं उल्टा लिखता हूं एक बार, जो भी बैटरी का रेजिस्टेंस का क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो किसके इक्वल होगा, ई के इक्वल होगा, और ये हो जाएगा वी आर इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। देख लो, कोई दिक्कत। अगर हमें वोल्टेज पता चल गया है तो क्या हम यहां से करंट निकाल सकते हैं,
तो करंट क्या हो जाएगा, नाउ आई आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर इज इक्वल टू वी आर अपॉन रेजिस्टेंस आर हो जाएगा। ठीक, वी आर इज इक्वल टू, देखो वी आर क्या हो जाएगा, वी नॉट साइन ओमेगा टी हो जाएगा, और नीचे क्या रह जाएगा, आर हो जाएगा। क्या अब ये वी नॉट अपॉन जो आर है इसको हम लोग आई नॉट बोल सकते हैं, क्योंकि जो आई आर होगा करंट का जो इक्वेशन होता है एसी करंट का, वो कैसे होता है, अगर मैं इसको पूरा लिखूं एक बार तो वी आर, ठीक एक ही लाइन में लिख दूं क्या, ये हो जाएगा वी नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन आर है, इसको हम लिख सकते हैं वी नॉट अपॉन आर को हम लिखेंगे आई नॉट, और क्या हो जाएगा साइन ओमेगा टी। ये देख लो हमें मिल चुका है एक करंट का इक्वेशन और ये है वोल्टेज का इक्वेशन, वोल्टेज का इक्वेशन और करंट का इक्वेशन, जहां हम बता सकते हैं वेयर आई नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी नॉट अपॉन आर। ये क्या है, पीक वोल्टेज है करंट का। कभी आपको अगर क्या निकालना हो, आरएमएस निकालना हो, तो आप कैसे निकाल सकते हो, आई आर एम एस इज इक्वल टू, एंड अगर आपको आई आर एम एस निकालने का मन करे तो आई आर एम एस कैसे निकल सकता है, आई नॉट अपॉन अंडर रूट 2 निकल सकता है, और अगर वी आर एम एस निकालना हो तो वी आर एम एस कैसे निकल सकता है, वी नॉट अपॉन रूट अंडर रूट 2 होता है। समझ आया? या आप इसी को और ऐसे कर सकते हो, आई नॉट अपॉन रूट 2 हो गया, आई आर एम एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी आर एम एस अपॉन आर हो जाएगा क्या, वी आर एम एस अपॉन 2, सॉरी अपॉन आर। तो ये सब बातें क्या है आप जानते हो, बस मैंने रिलेट कर दिया और कुछ नहीं है। मेन कहानी यहां तक खत्म हो चुकी है। अब ये तो हमने जानबूझ के रिलेट कर दिया है कि आई आर एम एस इक्वल टू आई नॉट अपॉन रूट 2 होता है, वी आर एम एस इक्वल टू वी नॉट अपॉन रूट 2 होता है। बट अगर आपके पास वी आर एम एस है और आर एम एस निकालने के लिए बोला जाए तो आप डायरेक्टली इसका यूज करके निकाल सकते हो। क्या कहीं कुछ कंफ्यूजन आपको लग रहा है? देख लो, कहीं भी कंफ्यूज होने का मन करे तो कंफ्यूज हो सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो, कुछ भी देख लो इसमें। क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज है ना, इसके आगे हम जो अभी समझेंगे वो इंपॉर्टेंट बात है। चले आगे। तो अब मैंने जो चीज किया है एक रेजिस्टेंस के लिए, एक रजिस्टर के लिए, यही चीज हमें करना पड़ेगा एक कैपेसिटर के लिए, यही चीज करना पड़ेगा हमें एक इंडक्टर के लिए, और यही चीज करना पड़ेगा आगे सर्किट में एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटर को लेकर के, एक रेजिस्टेंस और एक इंडक्टर को लेकर के, और एक कैपेसिटर और एक इंडक्टर को लेकर के। 3 हमारे पास एलिमेंट है और 3 में कितनी पॉसिबिलिटी है, 6 पॉसिबिलिटी है। तीनों को सिंगल सिंगल रख लो और तीनों को फिर क्या कर दो, 2-2 बार कर दो, और एक पॉसिबिलिटी के तीनों को हम एक साथ रख ले, मतलब टोटल 7 पॉसिबिलिटी है। और उन 7 पॉसिबिलिटी में हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 3 की जब हम बात करेंगे तो उस 3 में हमें सबसे पहले वोल्टेज के हेल्प से करंट निकालना रहेगा। इतना काम हर बार करना है, बस तरीका अलग अलग हो सकता है लेकिन काम यही करना पड़ेगा। तो हमने क्या कर लिया, जो भी एलिमेंट हमने लिया है उसके क्रॉस पहले वोल्टेज निकाल लिया और क्या निकाल लिया, करंट निकाल लिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो अगला टॉपिक हमारे पास आता है फेजर डायग्राम का। फेजर डायग्राम देखो, मैं एकदम आराम से समझाऊंगा इसको क्योंकि कहीं भी कंफ्यूजन नहीं हो, ऐसा मैं चाहता हूं। वोल्टेज हमें क्या मिला, वी आर, वी आर इक्वल टू क्या मिला अपने को अभी, वी नॉट और क्या है साइन ओमेगा टी, ठीक है। आई आर क्या मिला हमको, आई आर मिला है आई नॉट साइन ओमेगा टी। अपने को बनाना है फेजर। देखो यहां आप जानते हो हम इसको क्या एज्यूम करते हैं, साइन ओमेगा टी, इसको क्या एज्यूम करते हैं, कॉस ओमेगा टी, इसको क्या एज्यूम करते हैं, माइनस
साइन ओमेगा टी और इसको कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अगर मैं वोल्टेज का यहां पर वी आर का फेजर बनाना चाहूं तो कैसे बनेगा, साइन ओमेगा टी। तो ये देख लो, ठीक, ये बन गया वी आर का, इसका बन गया ये वी आर का बन गया। और अब मुझे बनाना है किसका, करंट का बनाना है। किसका बनाना है, करंट का। तो आप एक बात बताओ, करंट जो आई आर है, आई नॉट क्या होता है, वी नॉट अपॉन आर होता है क्या, है ना, और ये क्या हो गया, साइन ओमेगा टी। तो ये डायरेक्शन तो साइन ओमेगा टी में ही रहेगा, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो वी नॉट से छोटा रहेगा क्या। जो हमने बनाया है डायरेक्शन तो इधर ही रहेगा आई नॉट जो है, लेकिन क्या इसका लेंथ हम थोड़ा छोटा कर दें, क्यों, क्योंकि यहां पर भाई आई आर का जो मैग्नीट्यूड है वो कब मिलेगा हमको, आई नॉट कब मिलेगा, वी नॉट अपॉन आर से। तो आर से डिवाइड करने में कुछ तो छोटा हो ही जाएगा, बट डायरेक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमारे सामने आ गया कि जब हमारे पास प्योर रजिस्टिव सर्किट रहता है, जब हमारे पास प्योर रजिस्टिव सर्किट रहता है तो करंट और वोल्टेज दोनों कहां होते हैं, सेम फेज में होते हैं। मतलब कोई लीड नहीं, कोई लैग नहीं, सेम फेज में रहता है। समझ आया, इस बात को दिमाग में पकड़ के अब ले चलो उधर, ये काम आएगा आगे। दोनों सेम फेज में रहेंगे। मतलब अगर आप ऐसा बनाना चाहते हो, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, आपको मन कर रहा है कि नहीं हमको ना वोल्टेज को इधर बनाना है, ये लो, तो करंट भी किधर बनेगा, करंट भी इधर ही बनेगा। बात समझ आया। अगर आपको मन कर रहा है कि मुझे वोल्टेज को इधर बनाना है तो करंट किधर बनेगा, इधर ही बनेगा। ये तो सिर्फ रेफरेंस है कि हमने इसको ऐसा ले लिया। अब आगे चल के साइन कॉस, ये माइनस साइन माइनस कॉस सबको भूल जाएंगे हम लोग। किसको याद रखेंगे, बस सिर्फ आई आर को और वी आर को। मतलब करंट और वोल्टेज का डिफरेंस हम याद रखेंगे। यहां पर आपको मन करेगा ऐसे ले लो वोल्टेज को, तो ऐसी क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा। यहां ले लो वोल्टेज, करंट यहां आ जाएगा। अगर यहां करंट आ जाएगा तो यहां वोल्टेज आ जाएगा। बात समझ आया। मतलब जहां करंट रहेगा वही वोल्टेज रहेगा, किसमें, प्योर रजिस्टिव सर्किट में। ये बात इंपॉर्टेंट है, समझ आया कि नहीं। ठीक, यहां पर कैसे दिखाएंगे ये मैटर बिल्कुल नहीं करता। तो यहां से आप लिख सकते हो इन प्योर रजिस्टिव सर्किट, इन प्योर रजिस्टिव सर्किट both I and V are in same phase. That is, हम क्या बोल सकते हैं, phi is equal to 0। कोई दिक्कत, करंट और वोल्टेज में कोई यहां पर फेज डिफरेंस नहीं रहेगा। चलें आगे। अब नेक्स्ट, अब हमें देखना है वोल्टेज और करंट का ग्राफ। तो क्या इनमें कोई फेज डिफरेंस है, नहीं है ना। मतलब फाई इज इक्वल टू क्या है, फाई इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं फाई बी माइनस फाई आई इज इक्वल टू 0। तो जब कोई डिफरेंस नहीं है तो दोनों क्या होंगे, सेम तरीके से फॉलो होंगे। पहले मैं बना लेता हूं किसका, ये वोल्टेज का मैंने बना दिया। ये किसका है, वोल्टेज का। तो वोल्टेज का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा यहां पर आ जाएगा, ये कितना होगा, V नॉट हो जाएगा। और ये ग्राफ किसका है, ये हो जाएगा V इक्वल टू वी नॉट वी आर साइन ओमेगा टी। अब बना लेते हैं किसका, करंट का बना देते हैं। तो देखो करंट का क्या बिल्कुल सेम बनेगा, लेकिन इसका वैल्यू थोड़ा छोटा हो गया। क्यों छोटा हो गया, क्योंकि रेजिस्टेंस से डिवाइड होने के बाद मिलता है। तो ये देख लो, ये क्या हो जाएगा, आई नॉट।
इक्वल टू वी नॉट अपॉन आर। कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एक भी, क्योंकि ये तो बस ट्रेलर है, समझ लो, है ना। असली चीज तक पहुंचने के लिए ये सब एकदम क्लियर होते चलना है अपने को। माइनस आई नॉट, और क्या है ये, माइनस पी नॉट। ये जो पिंक वाला है आई आर है, आई आर इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो एकदम सब बढ़िया से क्लियर होते चल रहा है, हमको ग्राफ भी समझ आ रहा है, फेजर भी समझ आ रहा है, ठीक, और क्या क्या चीज को दिमाग में लेके चलना है ये भी समझ आ रहा है। चलें आगे। अब नेक्स्ट आता है वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विथ फ्रीक्वेंसी। भाई जो एसी सोर्स है ना, उसका फ्रीक्वेंसी क्या मानते हैं, एफ मानते हैं, है ना। ओमेगा इक्वल टू कितना होता है, 2 पाई एफ। तो फ्रीक्वेंसी में हम लोग ओमेगा ले या एफ ले, बात एक ही है, क्योंकि 2 पाई तो कांस्टेंट रहता है। तो चाहे हम लोग एफ के साथ वेरिएशन देखें या आर के साथ देखें, क्या रेजिस्टेंस का फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना होता है क्या? रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में कभी भी क्या फ्रीक्वेंसी रिलेट होता है क्या? नहीं होता है, कोई लेना देना नहीं होता है। तो जब भी हम इसका वेरिएशन देखेंगे तो देखो इसका वेरिएशन कैसे रहेगा। ये रेजिस्टेंस है, यहां पर चाहे आप फ्रीक्वेंसी एफ लिखो या फिर क्या लिखो, ओमेगा, इस भाई से आपको कुछ लेना देना नहीं है, चाहे आप एसी सोर्स का फ्रीक्वेंसी कितनों भी बढ़ा लो। एसी जो हमारे पास सोर्स है उसका फ्रीक्वेंसी आप कितनों भी कम कर लो, कितनों भी ज्यादा कर लो, इसको कोई लेना देना नहीं है। अगर रेजिस्टेंस मान लो कितना है, लेट सपोज ये 20 ओम है या आर है, ये कुछ भी है ना, तो ये आर ऑलवेज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। आर का जो वैल्यू ऑलवेज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, चाहे आप फ्रीक्वेंसी को कितनों भी कम या ज्यादा करते रहो, कोई लेना देना इसको नहीं है, कांस्टेंट रहेगा। समझ आया? फ्रीक्वेंसी से क्या रहता है, इंडिपेंडेंट, यहां पे लिख सकते हो आप इंडिपेंडेंट, हाँ, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ या फिर ओमेगा। चलो नेक्स्ट, पावर लॉस इन रेजिस्टिव सर्किट, और उसमें किसके अक्रॉस, रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो पावर लॉस अक्रॉस रेजिस्टेंस, यहां पर स्पेशली एसी लिखा गया, क्योंकि डीसी में हम लोग अलग तरीके से देखते थे, है ना, डीसी सोर्स अलग रहता था, लेकिन ये क्या है, एसी सोर्स है। बट इतना तो हम जानते हैं कि पावर पी इज इक्वल टू क्या होता है, पावर पी इज इक्वल टू वी इंटू आई, है ना। बस ये था कि वहां पर जो बैटरी हमारा क्या था, डीसी बैटरी था, तो कांस्टेंट वोल्टेज रहता था और करंट भी वहां से कांस्टेंट निकलता था। लेकिन यहां पर सोर्स क्या है हमारा, एसी है। क्या सोर्स है इस बार, एसी है। तो एसी सोर्स है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एसी सोर्स है तो एसी सोर्स है तो जो भी हमारा एसी वोल्टेज और एसी करंट है उसको पुट कर सकते हैं, मिल जाएगा वैल्यू। देखो जरा क्या है यहाँ पर वोल्टेज और करंट का वैल्यू। वोल्टेज हमारे पास है वी नॉट साइन ओमेगा टी, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, वी नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट कितना है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक, तो यहीं से पुट कर लेते हैं। एक चीज याद रखना, 3 फॉर्मूला आप जानते हो पावर के लिए, वी इंटू आई, या फिर आई स्क्वायर आर, या फिर क्या होता है वी स्क्वायर अपॉन आर। जो मन लगे पुट कर लेना, सब में से आंसर आएगा ही आएगा। तो पहले क्या करते हैं, पावर P इज इक्वल टू वी की जगह मैं क्या लिखूंगा, वी नॉट साइन ओमेगा टी, और आई की जगह क्या करूंगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी। बट क्या यहां पर जो पावर है कांस्टेंट रहेगा, नहीं, ये तो एसी सोर्स है ना, तो क्या रहेगा, वेरिएबल। और जब वेरिएबल चीज आती है तो हमको क्या करना पड़ता है, एवरेज लेना पड़ता है। तो हम ले लेंगे क्या, नाउ एवरेज पावर, एवरेज पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी 2 बार है क्या, स्क्वायर कर दो सीधा चलेगा, देख लो, वी नॉट आई नॉट और क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब क्या हो जाएगा, P वी नॉट कॉमन हो गया, आई नॉट कॉमन हो गया, अंदर क्या फंस गया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। सोचो साइन स्क्वायर ओमेगा टी अब कितना आसान हो चुका आपके लिए। अब आपको इसका किसी भी तरह से क्या नहीं करना है, इंटीग्रेशन वगैरह नहीं करने में टाइम पास करना ही नहीं है। तो पावर P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी नॉट आई नॉट, और इसका वैल्यू कितना होता है, हाफ, हाफ होता है ना। अब एक बढ़िया चीज देखो, मैं काम करता हूं वी नॉट और √2 को इस साथ ले लेता हूं,
आई नॉट और 1√2 में इसका अंत ले लेता हूं, कोई दिक्कत। और अब हमारे पास जो पावर आ रहा है वो आएगा क्या, P इज इक्वल टू वी आर एम एस देखो अब हमको जो फाइनल स्टेप मिलने वाला है, जो P एवरेज है, या फिर हम क्या बोलेंगे, P ऐसे दिखा देंगे डिब्बा में, इसको मैं क्या बोलूंगा, वी आर एम एस इंटू क्या हो जाएगा, आई आर एम एस। अगर मुझे ऐसा लिखने का मन नहीं कर रहा है तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, आई आर एम एस का होल स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस आर, क्योंकि V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। तो मैंने यहां पर क्या कर दिया, आई आर एम एस इंटू आर पुट कर दिया, तो देखो आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर। और मुझे ऐसा लिखने का मन नहीं कर रहा तो मैं क्या लिख दूंगा, वी आर एम एस का स्क्वायर अपॉन आर। तो ये सब एक साथ आपको मिल गया फॉर्मूला, ये लो, ये है जो रेजिस्टेंस में पावर लॉस होगा जब हम एसी सोर्स के साथ इसको कनेक्ट करेंगे। देख लो भाई, मतलब क्या समझ आ रहा है आपको पता है, जब डीसी ले रहे थे तो यहां पर डायरेक्ट एवरेज वैल्यू से काम चल जा रहा था, लेकिन जब एसी ले रहे हैं तो किससे काम चलेगा, अपना आरएमएस से। ये है इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। जो काम हमको डीसी में एवरेज से हो जा रहा था वो काम अब यहां किससे होगा, आरएमएस से होगा। कुछ डाउट नहीं हो तो फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हीट लॉस इन टाइम टी सेकेंड, या टी बोल सकते हो। हीट लॉस क्या हो जाएगा भाई, हीट लॉस H इक्वल टू क्या होता है, पावर इंटू एवरेज पावर इंटू टाइम। तो ये तो अपने पास है, क्या हो जाएगा ये वी आर एम एस और ये आई आर एम एस इंटू टी। ठीक है, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है, समझ तो गया। क्वेश्चन नंबर कहां पहुंचे, कुछ याद है, हाँ 38 तक हुआ था। थर्टी नाइन। फिर एक सर्किट हमारे पास गिवन है, एक रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस 20 ओम है, और इसमें यहां पर एक एमीटर कनेक्ट है जिससे करंट का रीडिंग मेजर किया जाएगा, और ये है एसी सोर्स, और इस एसी सोर्स का जो वोल्टेज दिया हुआ है E इज इक्वल टू 10√2 साइन ओमेगा टी। लो भाई, क्या आप सॉल्व कर सकते हो इसको, रीडिंग ऑफ एमीटर क्या निकालना है, रीडिंग ऑफ एमीटर। आया कुछ, ये आ गया √2, कहाँ है ये, हाँ हाँ 2 दिन तक नहीं आएगी, फिर आने के बाद फिर हल्ला करेगी, छुट्टी छुट्टी करके, फेस्टिवल आ जाएगा तो। हाँ
नहीं आपको मैं क्या गलत बात बोला हूँ क्या भाई? इतना बोलने से अगर मैं पीछे हटूंगा तो क्या मतलब कर 1/√2। चलो ट्राई करते हैं एक बार। देखो क्या दिया है आपको, रेजिस्टेंस आर दे दिया है ना, और ये जो दिया है ये क्या है, पीक वैल्यू है। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, वी नॉट बोल सकते हैं। अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए आई आर एम एस। क्या चाहिए अपने को, आई आर एम एस। कैसे निकाला जा सकता है, आई नॉट अपॉन √2, या अपन ऐसे भी कर सकते हैं वी आर एम एस अपॉन, एक ही बात है, क्या कर सकते हैं वी आर एम एस अपॉन आर, दोनों का मतलब सेम ही है। तो जैसा निकालना है निकाल लेते हैं। आई आर एम एस इज इक्वल टू, इसी से कर लेते हैं ना। देखो वी आर एम एस अपॉन आर, वी आर एम एस क्या हो जाएगा, वी नॉट अपॉन √2, और यहां पर क्या है आर है। तो आई आर एम एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी नॉट कितना है 10√2, और √2 रेजिस्टेंस कितना है 20 है। 0 और 0 गया, √2 गया, क्या आ गया अपने हाथ में, और आप लोग के हाथ में क्या आया, किसी का आया था क्या आंसर, हाँ हाँ अच्छा ये है, ठीक है, तो ये आंसर है। क्या गलती किए थे, गलती ये हो सकता है कि हम कहां पर किसको आरएमएस ले किसको एवरेज ले, ये थोड़ा समझने में हो सकता है गलती, है ना। कैसे पता चलेगा, अरे बाबा किसी जगह पे बताया था क्या कि जो रीडिंग होता है वो क्या होता है, किसी जगह बताया था, मुझे ऐसा याद आ रहा है, किसी न किसी जगह बताया था, है ना, जहां पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी सोर्स करके बताया था, याद है। ऐसा मत बोलो भाई, हाँ अच्छे से बताया था, रीडिंग निकाले थे, मतलब नोट्स कंप्लीट भी नहीं कर रहे हो आप लोग, समझ आ गया मुझे। थर्ड लेक्चर में है, थर्ड नहीं शायद सेकंड में ही है, थर्ड में है। कल तो फेजर के बारे में पढ़ाया, और थर्ड लेक्चर में नहीं है लग रहा है, सेकंड में है, सेकंड लेक्चर में है। ये देखो ये लिखा है ना अल्टरनेटिंग वोल्टेज, नहीं दिख रहा है ना, ये देख लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज, ये क्या है, ये सप्लाई बना है ना, ये वी आर एम एस है ना, क्या लिखा था यहाँ पर, ये सब रीडिंग ऑफ वोल्टेज है ना, वोल्टेज ये क्या, वर्चुअल वोल्टेज, इफेक्टिव वोल्टेज, आर एम एस वोल्टेज, सब एक ही चीज होता है। इस बात को अलग से मैं हाईलाइट करके बोला था, दूसरे पेज से इसमें ला के शिफ्ट किया था। चलो अच्छी बात है, सब चीज दिमाग के एक साथ नहीं रुक सकती, बट ये बात समझ गए, रीडिंग जब भी बोले रीडिंग का मतलब क्या होगा, आरएमएस, क्या हो जाएगा आरएमएस। और इसी को हमने एक तरीके से ऐसे भी समझा था कि जब हम एसी की बात करें तो आरएमएस अलग होता है, लेकिन जब हम एक कांस्टेंट वैल्यू के लिए बात करते हैं तो जो एवरेज होता है वही एक्चुअल में आरएमएस हो जाता है। मतलब जो रोल कहां डीसी सर्किट में एवरेज वैल्यू का रहता है वही रोल यहां पर किसका है, आरएमएस कराता है। इसीलिए जब हमने करंट को कांस्टेंट लिया था, याद होगा स्क्वायर वाले एक वेव में, तो वहां पर आई नॉट के ही क्या आ गया था, हमारा आरएमएस आ गया था, है ना, आई नॉट ही क्या आ गया था,
आरएमएस आ गया था, ये देखो सर्किट दिखा उसका, मेरे ख्याल से ये इससे समझ तो आ जाएगा। ये देखो यहां पर स्क्वायर वेव में क्या था, आरएमएस वैल्यू आई नॉट ही था। क्यों आई नॉट ही आ गया था, क्योंकि वहां पर करंट क्या था, कांस्टेंट था, जबकि साइन में वेरिएबल रहता है, इसीलिए आई नॉट अपॉन रूट 2। तो एक तरीके से जो डीसी में एवरेज होता है वो आरएमएस होता है एसी में। तो रीडिंग को तो हमेशा अपने को ध्यान रखना है भाई कि एसी के लिए क्या रखना है, आरएमएस ही रखना है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 40 5 ओम रेजिस्टेंस का वैल्यू है, ये लगा है एमीटर, और यहां पर कितना है, यहां इस तरह से दिया है 20√2 वोल्ट और है 50 हर्ट्ज। तो बताओ यहां पर रीडिंग ऑफ एमीटर कितना होगा, क्या आ जाएगा, वो √2 आ जाएगा। इतना जल्दीबाजी क्यों करते हो, समझ नहीं आता है, थोड़ा पेन चला लो, दिमाग धीरे से चलता है। पेन चलाओ, पहले पेन चलाओ, दिमाग धीरे से चलेगा, पहले पेन चलाओ। गिरते पड़ते आंसर सही आ रहा है, क्या मतलब एक बार में आंसर सही लाओ। कितना आया, देखो जो अभी गलती करने के बाद हंसते हैं ना, हर प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं होता जहां गलती करने के बाद हंसना पड़ता है, ठीक है। इसलिए गलती करने के बाद वैसा ही रिएक्ट करो ताकि वहां रिएक्शन बदल सके, जिस प्लेटफॉर्म में आपको कुछ मतलब रखना रहेगा। बोलते हैं ना, इंसान जब पैदा होता है तो रोते रोते आता है, लेकिन लाइफ को ऐसा जीना चाहिए कि वो जब जाए तो हंसते हंसते जाए। तो वही बात है, अभी गलती करने से थोड़ा सा सीरियस रहो, तब जाके एग्जाम में उसका फायदा मिलेगा। एग्जाम का प्रेशर क्या होता है पता है आप लोगों को, एग्जाम, हाँ 4 ही आएगा। एग्जाम का प्रेशर ऐसा होता है ना, हम यहां जो एग्जाम देते हैं उसमें कोई प्रेशर नहीं आता है, यहां क्वेश्चन सॉल्व करने कोई प्रेशर नहीं आता है। क्यों, क्योंकि हम इसको बहुत कैजुअल लेते हैं, और वहां हम उस रिजल्ट से एसोसिएट हो जाते हैं, उसके आउटकम से एसोसिएट हो जाते हैं, और ये प्रैक्टिस हमारी कभी नहीं रहती है। हम यहां जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सही होगा गलत होगा इससे कोई मतलब रखते नहीं है, लेकिन वहां सही ही होना चाहिए, ये हमारा माइंडसेट होता है। इसीलिए बाय डिफॉल्ट एग्जाम का प्रेशर अपने आप आ जाता है। और जो भी लोग क्वालिफाई करते हैं या जो भी लोग रिजल्ट अच्छा लाते हैं, वो लोग कैसे लाते हैं, अच्छा पढ़ के नहीं लाते हैं, अच्छा माइंडसेट से लाते हैं। आप जो माइंडसेट भर दिन बना रहे हो ना, वही माइंडसेट वहां जाके बनने वाला है। लेकिन वहां आप मस्ती मजाक के मूड में तो रहोगे अंदर से, बट क्या आप ऐसा बन पाओगे, नहीं बन पाओगे। बात समझ रहे हो, प्रैक्टिकली आपका आदत बन चुका है हर क्वेश्चन को कैजुअल लेने का, तो ये आदत तो बना ही रह जाएगा। लेकिन यहां अगर कोई भी आपके कैजुअल लेने से गलत आ रहा है, तो मैं चाह के भी बोलूंगा तो आप सीरियस नहीं होगे, क्योंकि इसके आउटकम से आपको प्रैक्टिकली मतलब डायरेक्ट कोई नुकसान नहीं दिखेगा। लेकिन जब आपको एक ही मौका मिलेगा एग्जाम में, तो उसके आउटकम से आप ना चाहते हुए भी एक बैड रिजल्ट अपने हाथ में लेकर के आओगे, और वो चीज को आप झुठला भी नहीं सकते ना, झुठला सकते हो क्या। तो वहां आप कैजुअल तो रहोगे, लेकिन जो आप इग्नोरेंस आज कर सकते हो बैड रिजल्ट को, वहां इग्नोर नहीं कर पाओगे। तो वहां तो नहीं कर पाओगे ना, वहां अगर आपसे कोई चीज मिस्टेक होगा या रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, तो क्या इग्नोर कर पाओगे उस रिजल्ट को, नहीं कर पाओगे ना। तो आज भी मत करो, अगर आज भी इग्नोर नहीं करोगे तो आपको सीरियस रहने की आदत आज से रहेगी, और वहां पर वो प्रेशर नहीं आएगा। यही तो प्रेशर होता है भाई, किसी इंसान को रोज 2 राउंड दौड़ने का आदत है,
अचानक से 10 राउंड दौड़ाया जाएगा तो प्रेशर बढ़ गया ना, बढ़ा कि नहीं बढ़ा। अब आपको हर दिन सीरियस रहने का आदत ही नहीं है और एक दिन तरीके से सीरियस रखाया जाएगा वहां, और सीरियस सिर्फ इस मायने में नहीं रखना पड़ता है कि आप वहां पर जाकर के अच्छा मार्क्स लाओगे, पूरा वहां का इन्वायरमेंट सीरियस वाला होता है, पूरा इन्वायरमेंट सीरियस वाला होता है। वहां पर सब लोग आसपास के जो लोग दिखेंगे वो लोग भी बहुत सीरियस दिखेंगे आपको, तो ये चीज तो आपके साथ होने ही वाला है। इसलिए खुद में सीरियसनेस मेंटेन करो, हर दिन मेंटेन करो। ये जगह मजाक मस्ती और लाइट लेने का नहीं होता है जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो, ठीक है। वहां आपको पेन चलाना ही पड़ेगा, और जब चलाओगे वहां टाइम पास होगा तो और प्रेशर बढ़ेगा कि अरे यार ये तो टाइम कम है और बिना सॉल्व किए मतलब बनेगा नहीं, ठीक है। तो थोड़ा सीरियस लो। देखो ये क्या चीज है, ये है VRMS, है ना। मैंने क्या बताया था, जब भी आपको वोल्टेज और करंट, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी ऐसे दिया हुआ है तो समझ जाना ये क्या वोल्टेज है, RMS वोल्टेज है, RMS वैल्यू है। लेकिन इक्वेशन के साथ दिया जाएगा तो पूरा इक्वेशन दिया जाएगा, तो इक्वेशन से हमको निकालना आता है, वो पीक वैल्यू होता है। अब आपको पता चल गया भाई कि VRMS दिया हुआ है तो कुछ नहीं करना है, IRMS के लिए क्या कर दो, VRMS अपॉन रेजिस्टेंस R कर दो। हाँ 2 बोल रहे थे क्या, VRMS क्या हो जाएगा 20√2 और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 5, तो कितना आ रहा है यहां पर, ये आ गया 4, क्या आ गया ये 4√2। देखो अब बताओ ये सही कि गलत है। अच्छा एक और आंसर आया है, वो कैसे आया है, IRMS इक्वल टू VRMS अपॉन R। तो VRMS हम लोग कैसे किए होंगे, इसको लिखे होंगे पहले V0 और √2 और क्या होंगे R किए होंगे, है ना। ये हो जाएगा V0 का वैल्यू कितना ले लिए अपन 20√2 ले लिए, और क्या हो जाएगा अपॉन √2 ले लिए, और क्या ले लिए 5 ले लिए। तो यहां पे कितना आ जाएगा 4 एम्पियर। 2 तरीका है सॉल्यूशन करने का, कौन सा सही कौन सा गलत है, कौन सा सही है, ये सही है, ठीक है। ये किसका आंसर आया है, आपका आया है, समझ आ गया, ठीक है। आंसर 2 आया था तो कोई ना कोई तो गलत होगा और कोई ना कोई सही होगा। तो ये हमारा गलत तरीका है, क्योंकि ये जो V0 का वैल्यू है 20√2 तो है ही नहीं ना, तो ये क्या हो गया पूरा गलत, समझ आया, ये क्या है गलत है ये। तो अभी हम 2 क्वेश्चन से क्या सीखे, हमने 2 क्वेश्चन से 2 चीजें सीखा। पहला क्या, रीडिंग का मीनिंग क्या होता है RMS, और दूसरा जो यहां पर नोटेशन दिया हुआ है ये क्या होता है। अगर ये डायरेक्ट वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दिया है तो RMS होगा, और अगर इक्वेशन के फॉर्म में दिया है तो इक्वेशन को तो पहचानना जानते ही हैं, ये क्या होता है ऑलवेज पीक होता है। बस बाकी आप समझ गए। तो ये 2 क्वेश्चन आपको वो चीज दिखाने के लिए आया था जिस चीज की गलती हम आगे उम्मीद नहीं कर सकते। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन वैसे मैं कवर करते ही रहता हूं, बट मैं आप लोगों को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले से दे के रखा हूं, समय निकाल के आप लोगों को एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चंस हैं हम सॉल्व कर चुके हैं उसके बाद भी प्रैक्टिस करते रहा करो, है ना। क्योंकि आपके एग्जाम में चाहे हम बोर्ड एग्जाम की बात करें या नीट की बात करें, एनसीईआरटी के आसपास ही क्वेश्चन घूमता है वैल्यू को इधर उधर करके, तो वो जिम्मेदारी आप लोगों की है कि आप लोग और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करते रहा करो। चलो ये हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 41। चलो देखें सॉल्यूशन इसका। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ लाइट बल्ब इज रेटेड एट 100 वॉट फॉर 220 वोल्ट सप्लाई, फाइंड। पहला निकालना है रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब, दूसरा क्या निकालना है पीक वोल्टेज ऑफ द सोर्स, और थर्ड क्या निकालना है आरएमएस करंट थ्रू बल्ब। मतलब घर में जो हमारा सिंपल कनेक्शन उसका बात कर रहा है ये एक बल्ब है, और बल्ब को हम किससे कनेक्ट करते हैं घर में एसी सप्लाई से, है ना। तो ये एसी सप्लाई से कनेक्ट हो गया है। आप जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे तो वहां से जान रहे हो कि बल्ब का, जब हम बल्ब खरीदने जाते हैं तो उस पर क्या लिखा रहता है, कुछ वोल्टेज लिखा रहता है और कुछ पावर लिखा रहता है। वो एक्चुअल में क्या होता है रेटेड वैल्यू होता है। तो रेटेड के बारे में बताने की जरूरत मुझे तो नहीं है ना। इसका जो रेटेड पावर है ना पी आर बोल सकते हो, या पी रेटेड लिख देता हूं पूरा मैं। पी रेटेड कितना दिया हुआ है इसका
100 वॉट, मतलब 100 वॉट से ज्यादा ये पावर नहीं प्रोड्यूस कर सकता, ये है इसका मतलब। और V रेटेड कितना दिया है इसका, V रेटेड दिया हुआ है कितना 220 वोल्ट, मतलब इससे ज्यादा सप्लाई पे क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, काम नहीं कर सकता, ये है इसका मतलब। और रेटेड की हेल्प से हम तुरंत क्या निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस। क्या निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस। तो ये देखो पहला चीज निकाल लेंगे क्या अपन, रेजिस्टेंस। फर्स्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, P रेटेड इज इक्वल टू V रेटेड का स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, R। तो यहां से R निकाल लें, R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P रेटेड अपॉन, सॉरी उल्टा कर देगा, R इज इक्वल टू क्या होगा, तो V रेटेड स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, P रेटेड। V स्क्वायर कितना है 220, 2 बार कर दूं, और इधर क्या हो जाएगा अपॉन 100। दो जीरो कैंसल, 22 इंटू 22 कितना हो जाएगा 484, ठीक है। (484 ओम किसका वैल्यू मिल गया, रेजिस्टेंस, पहला आंसर। कोई दिक्कत कहीं, चलो सेकंड क्या क्वेश्चन पूछ रहा है देखो तो, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज मतलब क्या होता है, V नॉट, है ना। और V नॉट कैसे निकलेगा बताओ तो, V नॉट कैसे निकलेगा, आपको पता है VRMS इज इक्वल टू क्या होता है, V नॉट अपॉन √2 होगा। तो यहां से V नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VRMS इंटू √2। अब मैंने VRMS से क्यों रिलेट किया है इसको, क्योंकि जो गिवन वैल्यू क्या है VRMS से तो होता है, रीडिंग होता है वही तो VRMS इक्वल टू कितना आ जाएगा, V नॉट इज इक्वल टू VRMS कितना है 220, और ये √2 कब चाहो कितने ले सकता हो 1.41, ऐसा कुछ है ना, 414 होता है, 1.414 कर लो मल्टीप्लाई, कितना आएगा एक बार मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ रहा है, शायद 311 आ रहा है मेरे ख्याल से, देखो तो 311, फिर डेसिमल में और कुछ आएगा तो इतना ही रोक देंगे, 311 वोल्ट। चेक कर लो एक बार, आ जाएगा ना, देख लो एक बार मल्टीप्लाई कर लो, कम से कम 14 का मल्टीप्लाई कर लो, इससे पता चल जाएगा। ये हो गया बी, वेरीफाई कर लो मेरे सॉल्व करते तक के। और थर्ड सी क्या है, आरएमएस करंट, क्या लिखा है आरएमएस करंट IR होता है क्या, IRMS इक्वल टू VRMS अपॉन R। VRMS दिया है क्या, दिया है, कितना दिया VRMS 220, और रेजिस्टेंस कितना मिला है अभी अपने को, कितना मिला है 484। यहां से देखो अगर मैं 22 से डिवाइड करूंगा तो ये 10 टाइम चला जाएगा, और ये कितने बार में चला जाएगा 22 टाइम में चला जाएगा, सही है ना। अब 2 से ये क्या हो जाएगा 5 टाइम चला जाएगा, और ये कितने बार में चला जाएगा 11 टाइम चला जाएगा। तो भाई IRMS का वैल्यू हमारे पास जो आ रहा है वो है 5/11 एम्पियर, ये आ रहा है ना, सही है। इसका जब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 0.45 समथिंग आ रहा है। एक और बात बता रहा हूं, अगर आपको IRMS निकालना होता और आप सिर्फ चाहोगे कि मुझे रेजिस्टेंस और पावर से निकालना है तो भी निकाल सकते हो, क्योंकि पावर रेटेड जो रहेगा वो RMS ही तो देगा। तो इसको निकालने का एक और तरीका आपके पास हो सकता है, इसी को निकालने के लिए एक और तरीका देख लो, IRMS इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर P इज इक्वल टू क्या होता है I² R अपॉन, तो इसका भी यूज कर सकते हो, पावर I² हो जाएगा और ये हो जाएगा पावर रेटेड अपॉन R, ठीक, और यहां से I² निकाल सकते हो। तो ये एक और तरीका है, बट ठीक है इससे निकल गया तो क्या करेंगे, और देख लो कुछ डाउट हो तो। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है, नीट पे भी आ सकता है, सबसे बेसिक क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। तो हमने अभी क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा AC सर्किट के बारे में, किसके बारे में, AC सर्किट, किसके साथ में, रेजिस्टेंस के साथ में। अब हम देखेंगे क्या
कैपेसिटर के साथ में। थोड़ा पानी पी लेता हूं मैं। चलो अब हम क्या करेंगे, एक ऐसा सर्किट बनाएंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, कैपेसिटर, प्योर कैपेसिटर, मतलब सिर्फ कैपेसिटर रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। ये बात तो आइडियल है, समझ रहे हो आप लोग, क्योंकि प्योर रजिस्टर पॉसिबल है बट प्योर कैपेसिटर, प्योर इंडक्टर ये पॉसिबल नहीं रहता है। बट फिर भी हम कंडीशन लेके चलेंगे। ये हमने एक क्या बना लिया, कैपेसिटर, और यहां कनेक्ट कर दिया एक एसी सोर्स। इसका वोल्टेज हम वही मान लेते हैं वापस, E इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये मान लो इस बैटरी का, बैटरी नहीं, इस सोर्स का ईएमएफ है। कोई दिक्कत? एक बात याद रखना, हम जो भी डेरिवेशन कर रहे हैं, फेजर बनाना हमारा मेन इंटेंट है, तो उसके लिए आप इस साइन ओमेगा टी को चाहे कॉस ओमेगा टी मान लोगे ना तो भी चलेगा, सेम आएगा। आप साइन ओमेगा टी प्लस 5 मान लोगे, -5 मान लोगे तो भी आएगा सेम, फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इस करंट के रेफरेंस में तो वोल्टेज आएगा, है ना, या इस वोल्टेज के रेफरेंस में क्या आएगा, करंट आएगा, तो फर्क नहीं पड़ता है। बट हम लोग आइडियली क्या मान के चलते हैं, वी नॉट साइन ओमेगा टी, वोल्टेज, और यहां पर साइन का एक रेफरेंस मान लेते हैं। ठीक है, ये जो कैपेसिटर, इसका कैपेसिटेंस क्या मान लिया हमने, सी मान लिया। तो एक बात बताओ, जब इस सर्किट में इस सोर्स के अलावा सिर्फ एक कैपेसिटर लगा हुआ है, तो एक समय, मतलब किसी भी समय पे हम देखेंगे तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल रहेगा वो उतना ही तो होगा जितना बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है ना। तो एट एनी इंस्टेंट VC, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर, जिसको हम लोग VC बोलते हैं, ये कितना होगा, उतना ही तो होगा जितना बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो VC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E होगा। कोई दिक्कत यहां तक के नहीं है? ठीक है, अब आप बताओ VC को हम लोग क्या लिखते हैं, VC इक्वल टू क्या होता है, VC इक्वल टू क्या होता है इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड कैपेसिटर, होगा क्या, इस सप्लाई की वजह से धीरे धीरे ये चार्ज स्टोर करना शुरू करेगा। तो मान लेते हैं कि इसका चार्ज कितना स्टोर हो रहा है, Q, कितना चार्ज स्टोर हो रहा है इसमें, Q चार्ज स्टोर हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू Q अपॉन सी, ये हो जाएगा Q अपॉन सी हो जाएगा। ठीक है, E इक्वल टू क्या है, V नॉट साइन ओमेगा टी। हमें क्या निकालना है, करंट, कहां तक पहुंचना है, करंट तक के पहुंचना है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इस चार्ज Q को अकेले रखता हूं और सी वी नॉट को इधर कर देता हूं। तो Q इज इक्वल टू सी वी नॉट और क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी। हमें क्या चाहिए, करंट चाहिए। करंट क्या होता है, अपॉन dt होगा क्या, तो ये मैं लिख देता हूं IC, क्या लिख देता हूं, IC, क्योंकि हम कहां निकाल रहे हैं, कैपेसिटर में निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएगा d अपॉन dt और C V नॉट साइन ओमेगा टी। क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो IC इज इक्वल टू क्या आने वाला है, IC इक्वल टू C बाहर निकल गया, V नॉट बाहर निकल गया, और साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, कॉस ओमेगा टी, और साथ में ओमेगा टी का भी तो होगा, तो ओमेगा नीचे में आएगा। बहुत बढ़िया, इंटीग्रेशन में आता है नीचे, डिफरेंशिएशन में क्या होगा, साथ में तो आ जाएगा। ठीक, अब IC निकाल रहे हैं, तो एक बात बताओ, इस कॉस ओमेगा टी के साथ में जो कुछ भी रहेगा वो सबको हम लोग क्या मान लेते हैं, उसका पीक वैल्यू मान लेते हैं। और इस पीक वैल्यू को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, IC इज इक्वल टू, ये सब को मैं क्या बोल दूंगा, पीक वैल्यू, मतलब ये हो जाएगा क्या, I नॉट, और ये क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी। ये मैं लिख लिया।
ठीक, जहां पर आई नॉट इज इक्वल टू क्या मिल गया अपने को, आई नॉट इक्वल टू सी वी नॉट ओमेगा मिल गया। देख लो कुछ डाउट हो तो यहां तक के। अब एक और बढ़िया बात समझो, किसके फॉर्म में, वीसी अपन नहीं लाए हैं ना अभी, वीसी तो अपने पास है ना, वीसी इक्वल तो यही है, वीसी को लिख देता हूं वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो वीसी मिल चुका अपने को, वीसी तो पहले ही मिल चुका है, अब क्या मिल गया, आईसी मिल गया। लेकिन यहां ना आईसी थोड़ा सा अलग हमको दिख रहा है, अच्छा आई नॉट थोड़ा सा अलग दिख रहा है, तो एक बार उसको डिटेल में समझ लेते हैं क्या है। वेयर ये जो आई नॉट आपको दिख रहा है, आई नॉट क्या है देखो तो, वी नॉट है और साथ में क्या है, सी इंटू ओमेगा है। तो आप जानते हो कि करंट आई इक्वल टू होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, क्या होता है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो एक्चुअल में वोल्टेज के साथ बाकी जितना कुछ दिख रहा है ये सब भी रेजिस्टेंस ही है, क्या है ये, रेजिस्टेंस है। लेकिन ये कौन सा सर्किट का रेजिस्टेंस है, कैपेसिटिव सर्किट का रेजिस्टेंस है। मतलब कैपेसिटर के अंदर भी कुछ न कुछ अपोज करने का फिनोमिना होता है, किसको, करंट को। कैपेसिटर के अंदर भी क्या होता है, करंट को कुछ न कुछ अपोज करने का फिनोमिना होता है। और वो फिनोमिना जब हम रेजिस्टेंस के अलावा कैपेसिटेंस में देखते हैं तो उसका नाम बदल जाता है और वो नाम कहलाता है रिएक्टेंस। क्या कहलाता है, जो प्योर रजिस्टर में अपोज करने का काम होता है रजिस्टर का, तो वो जिस प्रॉपर्टी की वजह से करता है अपोज, उस प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है, रेजिस्टेंस। लेकिन कैपेसिटिव सर्किट में जो कैपेसिटर होता है ये भी करंट को अपोज करेगा और वो जिस प्रॉपर्टी की वजह से करेगा उसका नाम क्या बोल देंगे, रिएक्टेंस बोल देंगे। और इस रिएक्टेंस को अगर मैं दिखाना चाहूं तो इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस ऐसे दिखा सकता हूं, क्या हो जाएगा ये, वी नॉट अपॉन में क्या होगा, आर होता है। तो उस आर के थ्रू मैं कनेक्ट करना चाहूं तो ये कैसे हो जाएगा, देखना ये हो जाएगा 1/c इंटू ओमेगा। देखो तो ऐसी हो रहा है क्या, जब पलट दूंगा तो ऊपर पहुंच जाएगा। और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे वी नॉट और ये हो जाएगा एक्स। ये एक्स होता है रिएक्टेंस, क्या होता है, तो ये रिएक्टेंस दो बार आएगा, एक कब आएगा जब कैपेसिटर है तो, और दूसरा कब आएगा जब इंडक्टर आएगा तो इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या बोलेंगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्स इज इक्वल टू क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। थोड़ा जगह शॉर्टेज हो गया, रुको थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूं ना। देखो एक सी को हम क्या बोलेंगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और इसका वैल्यू मैं क्या लिखूंगा, x इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी या फिर 1/c ओमेगा। जनरली हम लोग ओमेगा को पहले लिखते हैं ताकि याद अच्छे से रखते बन जाए करके। तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा सी 1/ओमेगा सी, या इसी को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, ओमेगा की जगह 2πf, तो 2πf और क्या हो जाएगा ये सी। ये देख लो, कुछ दिक्कत हो तो बता सकते हो इसमें। ये हमको एक नया चीज सीखने को मिल गया, क्या मिला कि कैपेसिटिव सर्किट में जो रेजिस्टेंस का काम होता है वो कौन करता है, रिएक्टेंस करता है। और उस रिएक्टेंस का वैल्यू क्या होता है, 1/ओमेगा सी होता है, 1/ओमेगा सी। ठीक, ओमेगा का मतलब 2πf, तो 2πfc 1/2πfc।
इसको अब आज के बाद आप भूल गए ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि ये काम आने वाला है फ्रीक्वेंटली। कोई दिक्कत? ठीक है। अच्छा, अब एक बात समझना, हम आते हैं मेन काम की चीज पे। फेजर डायग्राम हमारा मेन पर्पस है ना, ठीक है, तो वही पूछते हैं। क्या समझ आ रहा है देखने से कि भाई हमारा जो वोल्टेज है वो साइन पे है और करंट कहां चला गया, कॉस पे। मतलब कितने का लैग और लीड हो गया है यहाँ पर, 90 का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा? 90 का। मतलब लीड लैग तो करेगा ये, ठीक है। क्या दोनों सेम फेज में आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। लेकिन अगर आप ये चाहते हो, कुछ बुक्स में जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि उन लोग क्या करते हैं, दोनों को ना एक ही में रखते हैं। मतलब साइन साइन में रखो या कॉस कॉस में रखो, ताकि उसको डिफरेंस, मतलब एकदम रेफरेंस बनाते अच्छे से बन जाए। तो हम चाहे तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो आई नॉट का मैं क्या लिख दूंगा, आई नॉट लिख दूंगा। और मैं चाहता हूं कि इस कॉस को साइन में बदल दूं। किस में बदल दूं? साइन में। तो साइन में कैसे बदला जाएगा इसको? हाँ, साइन क्या हो जाएगा ये आप जानते हो ना, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। हालांकि साइन 90 माइनस थीटा भी कॉस थीटा होता है, बट हम यहां पर कौन सा लेंगे? 90 प्लस थीटा लेंगे। तो साइन 90 प्लस थीटा मतलब क्या हो जाएगा? ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो ये दोनों का मतलब सेम है, बस कभी कंफ्यूज ना होकर के मैंने बता दिया, वरना ये हमारे अभी कोई काम का नहीं है। चलें आगे। अब तो हम यहां पर क्या किए, वोल्टेज लिए, वोल्टेज से करंट निकालना सीख गए। करंट क्या आया? आई सी इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। बट यहां पर आई नॉट अलग है। जैसे यहां आई नॉट क्या था, पिछले वाले में आई नॉट का वैल्यू हमारे लिए क्या था, देखो पिछले वाले में आई नॉट का वैल्यू कहां गया भाई, कहां गया? पिछले वाले में आई नॉट का वैल्यू क्या था हमारे लिए? वी नॉट अपॉन आर था, वी नॉट अपॉन आर था। लेकिन इस बार आई नॉट बदल गया। इस बार आई नॉट क्या आ गया? कैपेसिटर सर्किट में आई नॉट का वैल्यू हो चुका है वी नॉट सी ओमेगा। जहां पर या वी नॉट अपॉन क्या बोल सकते हो आप? वी नॉट अपॉन एक्स सी मिल गया, वी नॉट अपॉन एक्स सी मिल गया। इसको याद रखना ज्यादा आसान है, वी नॉट अपॉन एक्स सी, ठीक है। वी नॉट अपॉन एक्स सी को याद रखो, जहां एक्स सी का मतलब क्या होता है? 1 अपॉन ओमेगा सी होता है। और एक्स सी का मतलब क्या होता है? 1 अपॉन ओमेगा सी। बस ये अलग चीज है। और कुछ बताना किसमें? इतना तो काफी है वैसे, और सिंपल करने की जरूरत तो नहीं है, एकदम सिंपल है ये। बस एक चीज कर सकते हैं, इसका सीक्वेंस ठीक कर सकते हैं थोड़ा सा। वी नॉट को पहले लिख दिए, और क्या हो जाएगा ये? ओमेगा सी। ठीक है, तो यहीं पर मैं इसको एक और स्टेप ले आता हूं, देखना जरा कंफ्यूज नहीं होना ना बस। इसको लिख दूंगा मैं वी नॉट, और ये ओमेगा सी को 1 अपॉन ओमेगा सी को क्या बोल सकता हूं मैं? डायरेक्टली एक सी बोल सकता हूं क्या? अपॉन में एक सी बोल सकता हूं, ऐसे पलटा के, ये देखो जैसे किया, ठीक है। या एक मिनट रुकना ना, कॉस ओमेगा टी ला रहा हूं ना अभी मैं, बस थोड़ा सिंपल कर रहा था इसको। मैं फ्यूचर के लिए इसको इजी कर रहा हूं ना। देखो ये क्या हो जाएगा? वी नॉट अपॉन ओमेगा सी को नीचे ले आऊं तो क्या हो जाएगा ये? 1 अपॉन ओमेगा सी, ठीक। और ये हो जाएगा क्या? कॉस ओमेगा टी। अब इसको अपन लिख सकते हैं, आई सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई सी इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन एक्स सी, और क्या हो गया ये? कॉस ओमेगा टी, ठीक। फिर इसको मैंने ऐसा कर दिया, जहां पर वेयर करके मैं अब लिख दूंगा, इसको अगले स्लाइड में ले चलता हूं।
वेयर वेयर आई नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई नॉट इक्वल टू आ चुका है वी नॉट अपॉन एक्स सी, ठीक है। और एक्स सी का मतलब क्या हो जाएगा, एक्स सी का मतलब हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा सी। ये एक्चुअल में सीक्वेंस आपको याद रहेगा हमेशा, इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया वी नॉट और क्या हो जाएगा ओमेगा से ऊपर चला जाएगा, ये ओमेगा से। कुछ नहीं किया, आपको समझ तो आ गया, बस मैंने क्या किया, वहां यहां से इधर गया था, अब इस बार इधर से इधर आ गया, बस और कुछ नहीं किया। जहां फिर से देखो लिख सकते हो आप, एंड एक्स सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स सी इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन ओमेगा सी, और ओमेगा सी को क्या बोल सकते हो 1 अपॉन 2 पाई एफ सी, 2 पाई एफ सी। टू पाई एफ सी, और इसी का नाम क्या है, कैपेसिटिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या नाम है इसका, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। लो भाई, अच्छा इसका यूनिट क्या होगा पता है, इसका यूनिट ओम होगा। क्या होगा इसका यूनिट, ओम। ये इसका यूनिट है ओम, क्योंकि ये भी क्या है, रेजिस्टेंस की तरह ही तो है। सारा चीज एकदम क्लियर है, देख लो कहीं कुछ कंफ्यूजन नहीं है अब, ठीक है। पहले वाला भी ठीक था, बट अब एक बार बताने के बाद आपको उल्टा इसलिए किया ताकि ये आप यूज कर सको आगे। नेक्स्ट अगला आता है फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम के लिए हम पहले वोल्टेज और करंट दोनों को एक बार लिख लेते हैं। वोल्टेज वीसी इज इक्वल टू क्या है, वीसी इज इक्वल टू है वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। करंट आईसी इज इक्वल टू क्या है, करंट आईसी इज इक्वल टू है आई नॉट कॉस ओमेगा टी। क्या है, आई नॉट कॉस ओमेगा टी है, ठीक। और इसको हम लोग क्या लिखते हैं, आई नॉट इन टर्म्स ऑफ साइन लिखना चाहेंगे तो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, है ना। दो चीज मिला है अपने को। अब हम बनाएंगे क्या, इसका ग्राफ। लो हमेशा की तरह ये क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी, ये क्या हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, ये क्या होगा माइनस माइनस साइन ओमेगा टी, ये क्या हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी। कोई दिक्कत, अब बताओ लो शुरू किया जाए। सबसे पहले किसका बना देंगे, वोल्टेज का। किसका बनाएंगे, वोल्टेज का। तो वोल्टेज वी नॉट कहां मिल जाएगा, इधर मिल जाएगा क्या, ये मिल गया वी नॉट, ये है वीसी, है ना, ये है वीसी। बट इस वीसी को हम लोग मोस्टली वी करके ही जानेंगे, क्योंकि वीसी और वी क्या है, सेम है। वीसी और वी तो सेम ही है ना, ये देख लो, चाहे वीसी बोलो या वी बोलो या ई बोलो, बात क्या है, सेम ही है। नेक्स्ट अगला, करंट कहां पर जाएगा, करंट कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। ठीक, तो आईसी बोलो या करंट आई बोलो, क्योंकि जो करंट यहां से निकल रहा है वही करंट क्या है, कैपेसिटर में जा रहा है, तो दोनों का मतलब सेम ही रहने वाला है। जैसे वहां वी और वी आर सेम था, आई और आई आर सेम था, वैसे यहां पर क्या है, आई और आईसी सेम है, और यहां वी और वीसी क्या है, सेम है। अब आप ये बताओ दोनों में कौन लीड कर रहा है और कौन लैग कर रहा है, आईसी क्या करेगा, लीड करेगा। तो यहां पर लिख सकते हैं अपन, इन प्योर कैपेसिटिव
सर्किट कौन लीड कर रहा है? हां, आईसी, आईसी, आईसी इज लीडिंग बाय वीसी। थोड़ा वर्डिंग चेंज कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं की बात है। आई इज लीडिंग बाय वी बाय पाई बाय, ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ऐसा आपको देखने को मिलेगा तो कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए लिख दिया। वो भी लिख सकते हो। मेन क्या समझ रहा है? कौन लीड कर रहा है? करंट। कौन लीड कर रहा है? करंट। लेकिन ना, जब आगे हम इन तीनों की हेल्प से, मतलब रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टर की हेल्प से कंबाइन करके पढ़ेंगे, तो वहां पर हमें किसी एक को फिक्स रिफरेंस मानना पड़ेगा। तो हम किसको रिफरेंस मानते हैं? ऑलवेज करंट को। किसको मानते हैं? करंट को। तो अब देखो, मैं इस सर्किट को और कैसे बना सकता हूं, या इसी डायग्राम को मैं और कैसे बना सकता हूं। अगर कंफ्यूजन लगे तो कंफ्यूज हो जाना, क्योंकि कंफ्यूज होना ही है और उसके बाद उसको क्लियर भी करना है। यहां पर ऐसा नहीं है कि एक ही तरीके से हो सकता है, यहां बहुत तरीके से हो सकता है, इसलिए कंफ्यूज होने का मन करे तो कंफ्यूज हो जाना, लेकिन क्लियर भी करना है। अब मैं क्या नहीं लिखने वाला? साइन और कॉस को नहीं लिखने वाला। अब मैं साइन कॉस नहीं लिखने वाला, क्योंकि आगे चलकर तो लिखना ही नहीं है, तो क्यों लिखेंगे? जैसा कि मैंने बताया कि हम पहले फिक्स मान लेते हैं किसके रेफरेंस को? करंट को। तो मान लेता हूं मैं कि ये हो गया करंट का रेफरेंस। किसका रेफरेंस? करंट का। मतलब ये हो जाएगा आईसी का। तो आप बताओ वोल्टेज किधर होगा? अगर मान लो करंट इधर है, ये करंट इधर है, तो वोल्टेज किधर होगा? नीचे होगा। एकदम सीधी सी बात है। अगर मान लो करंट जो है ऐसे हो गया, और बताओ करंट अगर ऐसे हो गया तो वोल्टेज किधर होगा? इस साइड। बस सीख तो गए। ये करंट है तो ये क्या हो जाएगा? वोल्टेज। कौन लीड कर रहा है? क्या बोले? रुको रुको, अब थोड़ा और अच्छे से कंफ्यूज करना है मेरे को। एक मिनट में अगले स्लाइड में चलता हूं। ये मान लो करंट है तो वोल्टेज किधर होगा? ला रहा हूं, रुको। ये लो, मैं 4 अलग अलग डायग्राम बना दिया। पहली बार में मैं आप लोगों को यह बताना चाह रहा हूं कि अपने दिमाग पे किस तरह से इसको याद नहीं करना है, समझना है। कहीं भी हो सकता है करंट, कोई यहां पर दिक्कत की बात नहीं है। मान लो करंट यहां पर है, आईसी। अगले में मान लो यहां पर हो गया करंट, आईसी। और अगले में करंट मान लो कहां पर हो गया? यहां पर हो गया। ये लो आईसी। और एक में मैं ऐसे बना दिया, ये लो, और करंट आईसी। हमें साइन कॉस इससे अब मतलब नहीं रखना है, क्योंकि साइन कॉस का तो हेल्प हम लोग बस इस करंट और वोल्टेज को ड्रॉ करने तक के लिए रखे थे। और जब करंट और वोल्टेज में रिलेशन मिल गया, तो भाई करंट की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं? वोल्टेज बना सकते हैं। करंट अगर यहां पर है तो अब कैसे बनाएंगे वोल्टेज? ये कैसे पता चलेगा? इस बात से। ये बात याद रखना है। अब इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट कौन लीड करेगा? करंट लीड करेगा। कौन लीड करेगा? करंट। किससे लीड करेगा? वोल्टेज से। मैं 2 चीज समझाऊंगा। पहला चीज कि लीड कर रहा है तो कैसे बनाना है, लीड कर रहा है तो कैसे बनाना है। और दूसरा, अगर ग्राफ में आपको पहले से दे दिया है बना करके, तो कैसे पहचानोगे कौन लीड कर रहा है और कौन लैग कर रहा है। दोनों चीजें है ना। इंडक्टर इतना आसान हो जाएगा कि तुरंत आप बता दोगे, इसीलिए मैं खुद कंफ्यूज कर रहा हूं आपको यहां पे। तो करंट क्या हो जाएगा? आईसी। आईसी तो वोल्टेज कैसे बनेगा? यस, ये क्या हो जाएगा? वीसी हो जाएगा।
ये क्या हो गया, VC हो गया। अगला देखो, यहां करंट IC है तो VC किधर होगा, VC किधर होगा, ठीक। ये अगर करंट है तो VC किधर होगा, फिर यहां करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है ना, ये VC। अब हमें अगर ये चेक करना है कौन लीड करता है, तो लीड करने के लिए एंगल कैसे मूव करता है, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज। तो हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, कैसे जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज। ये देखो हमेशा हम मूव करेंगे कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक मतलब ऐसे एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे, और जहां पर एंटी क्लॉकवाइज मूव करके हम ऐसे एरो बना देंगे, अपने दिमाग में बना देंगे। तो जो एरो के साइड आ रहा है वो लीड कर रहा है, जो पहले आएगा वो लैग कर रहा है, जो बाद में आएगा वो क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। सीधी सी बात है, पहचान ली है ना। यहां पर देखो ये क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, ये क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। यहां देखो कौन लीड कर रहा है, करंट। यहां देखो कौन लीड कर रहा है, कैसे चलना है, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन आपको बाद में कंफ्यूजन ऐसे हो सकता है कि सर ये देखो तो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज तो चल रहे हैं, यहां तो वोल्टेज लीड कर रहा है, और सर ये देखो तो हम लोग यहां से चल रहे हैं, ये तो वोल्टेज बाद में आ गया, वोल्टेज लीड कर रहा है। तो दोनों के बीच में देख रहा हूं मैं, कहीं दूसरा थोड़ी चल गया भाई। पहली बार में हम यहां से यहां चले, लेकिन क्या हम अभी भी एंटी क्लॉकवाइज नहीं चल रहे हैं। अब बताओ, जब ग्राफ मिलेगा बना बुनाया, तो यहां याद रखना है हमेशा शॉर्टेस्ट एंगल को फॉलो करना है, हमेशा छोटे एंगल को फॉलो करना है। किसको फॉलो करना है, छोटे एंगल को, शॉर्टेस्ट एंगल को। क्योंकि वो जब बड़े एंगल से घूम के आया तो ऑलरेडी क्या हो चुका है, निगेटिव हो चुका है वो। इसलिए हमको बड़े एंगल को फॉलो करना ही नहीं, किसको फॉलो करना है, छोटे एंगल को, शॉर्टेस्ट एंगल को। बात समझ आ गया। तो ऑलवेज फॉलो, देखो पहला क्या करना है, मूव एंटी क्लॉकवाइज, और सेकंड क्या करना है, फॉलो हाँ या स्मॉल एंगल या शॉर्ट, हाँ स्मॉल एंगल। किसको फॉलो करना है, स्मॉल एंगल, या बोल सकते हो क्या, शॉर्टेस्ट पाथ। क्या आप कहीं कंफ्यूजन होगा इसमें, कुछ चांस है कंफ्यूजन होने का, और कोई चांस नहीं है। हमेशा रेफरेंस क्या करना है, करंट को लेना है, ऑलवेज रेफरेंस इसको लेना है, करंट को, ये फिक्स कर दो, ठीक। लेकिन जरूरी नहीं कि करंट का रेफरेंस आपको यही मिलेगा या ये मिलेगा, कहीं भी मिले। अब कोई मतलब है कि अपने को कहीं भी मिले उससे, नहीं है। हमने तो यहां बीच में बना के भी देख लिया, अगर ये रेफरेंस है तो इधर आ जाएगा वोल्टेज। समझ आ रहा भाई, ठीक है। तो आप ये वाला रेफरेंस के लिए बनाएं, बट हम मेन अब यूज किसको करेंगे, इसको करेंगे। अगर करंट यहां पर है तो वोल्टेज कैसे बनेगा बताओ, वोल्टेज आ जाएगा नीचे। समझ आ रहा है ना, वोल्टेज कहां आ गया, नीचे। तो क्या जब मुझे करंट रेफरेंस मिल गया है तो इसी बात को मैं उल्टा नहीं बोल सकता क्या, कि करंट लैग कर रहा है करके, सॉरी वोल्टेज लैग कर रहा है करके, बोल सकता हूं ना। तो इसी को मैं ऐसा लिख सकता हूं, इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट आई इज लीडिंग, या फिर क्या बोल सकते हैं अपन, इसको थोड़ा मिटा देते हैं एक बार, आई इज लीडिंग ये बढ़िया तरीका, आई इज लीडिंग बाय V बाय 90 डिग्री, या फिर क्या बोलेंगे, V इज लैगिंग बाय I बाय 90 डिग्री, हाँ पाई बाय 2। दोनों का मतलब क्या सेम है, बिल्कुल सेम है। तो इस बात को आप जितने अच्छे तरीके से दिमाग में सेट करना चाहो कर लो, कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है। इतना आराम से क्यों रुका हूं पता है, क्योंकि इसको भी याद करना आसान है। जब इंडक्टर में आएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, तो फिर दोनों मिला के कंफ्यूज कर देगा। इसलिए एक को पहले बांध लो, अच्छे से पकड़ लो, एक को अच्छे से पकड़ लो,
जब दूसरा आया तो आपको कंफ्यूज कर दो, उससे अच्छा इसको अच्छे से पकड़ लो। कैपेसिटर में क्या हो जाएगा, करंट लीड करेगा। कौन लीड करेगा, सीसी, ऐसा आप बना सकते हो, करंट कैपेसिटर में करंट लीड करेगा। ठीक, समझ पाए, सीसी का मतलब, सी मतलब कैपेसिटर, कैपेसिटर में कौन करेगा, करंट। लेकिन ये मत कर देना कि सर इंडक्टर का आई और करंट करके ठीक है तो अभी हमने कुछ नहीं पढ़ा ज्यादा, बस कैपेसिटर के लिए वोल्टेज और करंट निकाला। वोल्टेज करंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमको एक नजर आ गया कि भाई कैपेसिटर प्योर है, लेकिन उसके अंदर भी क्या है, करंट को अपोज करने का नेचर है, और वो नेचर यहां पर दिख गया, क्या, रिएक्टेंस के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, रिएक्टेंस के फॉर्म में 1/ω_c होता है, और 1/2π इसको हम लोग रिजोल्व करके लिख सकते हैं। बट याद रखना, करंट हमेशा क्या होगा, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, तो ये हो जाएगा V/X, और C है इसलिए XC हो गया। यही आगे चल के जब इंडक्टर पढ़ेंगे तो क्या होगा पता है, I0 = V/XL हो जाएगा। तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, क्या हो जाएगा ये 1/X, XC और XL हो जाएगा। बस XC और XL का वैल्यू हमको समझना रहेगा, लेकिन ये करंट तो करंट ही रहेगा ना, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या हो गया, रिएक्टेंस, बस। तो आगे वाला बहुत आसान हो जाएगा अब आपके लिए। क्या उल्टा, नहीं नहीं, वो फेजर के लिए लैग लीड को अलग बोला मैंने, है ना भाई। वोल्टेज का वैल्यू करंट इंटू रेजिस्टेंस, और करंट का वैल्यू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, क्या ये बदल जाएगा, नहीं बदलेगा, क्योंकि यूनिट क्या आना है, ओम ही आना है उसका। तो नेक्स्ट आता है वोल्टेज और करंट का ग्राफ। यह है टाइम टी। पहले किसका बना दे अपन, वोल्टेज, Vc = क्या होता है, V0 sin ω_t। तो लो भाई वोल्टेज बना देते हैं पहले अपन, ये हो जाएगा वोल्टेज का वैल्यू। ग्राफ अच्छा बन रहा है ना, ये क्या हो जाएगा, V0, और ये क्या हो जाएगा, क्या होगा, हाँ V बोलो Vc बोलो, एक ही बात है, V0 sin ω_t हो गया। ये V ही लाना था। नेक्स्ट क्या आएगा अब, करंट का। करंट कहां शुरू होगा, करंट क्या करेगा, लीड की लैग। हाँ, करंट I = क्या होगा यहाँ पर, करंट IC = I0 और क्या, cos ω_t। I0 cos ω_t सीधा यहीं से ले लेते हैं, तो I0 मतलब छोटा हो जाएगा, क्योंकि I0 कैसे मिलता है, I0 = क्या होता है, V0/XC होता है ना। तो XC का वैल्यू जो भी रहेगा उससे डिवाइड ही करेंगे इसको, तो R की जगह पे क्या है, XC। देखो 0 डिग्री पे कितना हो जाएगा, I0, तो यहां कुछ ना कुछ वैल्यू यहां पर रहेगा, और वो पीक वैल्यू रहेगा। कितना रहेगा, पीक वैल्यू। तो ये देखो, ये हो जाएगा I0, क्या हो जाएगा, ये I0, और यहां शुरू किया जाएगा, तो ये ऐसे, ये आ गया करंट का। देखो कुछ दिक्कत, तो IC = हो जाएगा I0 और क्या, cos ω_t। लो भाई हम क्या बनाना सीख गए, ग्राफ भी। कहां से, 90 डिग्री देखो लीड कर रहा है, दिख रहा है लीड, कौन लीड कर रहा है, करंट। वेरिएशन ऑफ रिएक्टेंस, वेरिएशन ऑफ रिएक्टेंस विथ फ्रीक्वेंसी एंड कैपेसिटेंस। लो बताओ, कैपेसिटर का जो रिएक्टेंस होता है XC = क्या होता है, 1/ω_c, या फिर क्या बोल सकते हैं 1/2πfc। तो जब मैं XC को रिलेट करूंगा, तो पहला XC को मैं रिलेट करता हूं किससे, फ्रीक्वेंसी से, तो क्या हो जाएगा ये
डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। ये मान लिया मैंने XC और इसको क्या मान लिया मैंने ओमेगा। तो जैसा ओमेगा के साथ वैसी एफ के साथ रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा। तो एक साथ बना दूं इसको मैं कि अलग अलग करूं, एक साथ चल जाएगा ना। तो जैसा ओमेगा के साथ वैसे क्या रहेगा एफ के साथ। कैसा रिलेशन है, तो ये हो जाएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कोई समस्या नहीं। अभी जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इसमें हर जगह से क्वेश्चन बन सकता है, हर जगह से। सेकंड क्या है, एक्स सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी। जितना ज्यादा कैपेसिटर का वैल्यू रहेगा उतना क्या होगा, रिएक्टेंस कम हो जाएगा। ये हो जाएगा एक्स सी और ये क्या होगा सी। अगेन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। देख लो कोई समस्या है क्या इसमें। ग्राफ बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, कहां से रिलेट करना है ये इंपॉर्टेंट है। तो कहां से रिलेट करना है, इस जगह से। एक्स सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी, या फिर क्या बोल सकते हो 1/2πfc। चले आगे अब नेक्स्ट टॉपिक अब देखें हम। अभी सिर्फ एक ही चल रहा है प्योर कैपेसिटर का। ये जो बताने वाला हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ये हमें अब वो चीज बताने वाला है जो हमने कभी कहां पढ़ा था, कैपेसिटर वाले चैप्टर में पढ़ा था, कभी करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था। उस चीज को ये वेरीफाई करेगा दोबारा। देखना, कैपेसिटिव रिएक्टेंस जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स सी एट हाई फ्रीक्वेंसी एंड एट लो फ्रीक्वेंसी। तो पहला बात करेंगे, देखो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है एक्स सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी, या फिर क्या बोल सकते हैं 1/2π एफ सी। फर्स्ट हम बात करने वाले हैं एट हाई फ्रीक्वेंसी, एट हाई फ्रीक्वेंसी। भाई एट हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है मतलब वो एसी नेचर का है। कौन से नेचर का है, एसी नेचर का है। तो ये एसी हम सोर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब फ्रीक्वेंसी हाई है, जब फ्रीक्वेंसी हाई है तो आप देखो जितना फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा उतना एक्सी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जितना फ्रीक्वेंसी क्या होगा, जितना फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, जितना फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा उतना एक्सी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर मान लो फ्रीक्वेंसी हम लोग एकदम इनफाइनाइट कर दिए, कितना कर दिए, इनफाइनाइट, तो 8 एफ इज इक्वल टू इतना हाई हो गया कि क्या बन गया, इनफाइनाइट, मतलब वेरी हाई। क्या हो जाएगा ये, वेरी हाई। तो फ्रीक्वेंसी जब वेरी हाई हो जाएगा तो आप मुझे बताओ देन एक्स क्या हो जाएगा, देन, हाँ कुछ बोलेगा, देन एक्स क्या हो जाएगा, देन एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। बहुत बेहतरीन चीज समझ आएगा अभी। जब फ्रीक्वेंसी एकदम हाई हो गया मतलब जो एसी हमारा करंट है उसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा क्या हो गया, फ्लक्चुएशन। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, एक सेकंड के अंदर हमारे यहाँ का जो करंट है उसमें कितने बार चेंजेस होता है, 50 टाइम्स, 50 हर्ट्ज। अब वो 50 हर्ट्ज से भी ज्यादा हो गया, 50 100 200 कितना हो गया, इनफाइनाइट हो गया। मतलब उसके फ्लक्चुएट करने कोई लिमिट ही नहीं है, कोई लिमिट ही नहीं है। तो उस कंडीशन में एक्स क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और एक्स 0 होने का मतलब क्या है, एक्स 0 होने का मतलब क्या हो गया, यस क्या हो जाएगा ये,
ओपन वायर, मतलब करंट को फ्लो होने देगा ही नहीं, करंट को फ्लो होने देगा ही नहीं। तो ये देखो, जब ये करंट को फ्लो होने देगा ही नहीं, मतलब ये सीधा सीधा क्या हो चुका है, ये ओपन सर्किट। इस कंडीशन में करंट क्या हो जाएगा, नो करंट इज फ्लोइंग, नो करंट इज फ्लोइंग। जब करंट फ्लो नहीं हो रहा है, जब करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो बताओ ये कैसे बिहेव करेगा। सी बिहेव एज ओपन वायर, सी बिहेव एज ओपन वायर। सी बिहेव एज ओपन वायर। बात समझ आया, मतलब कैपेसिटर जो है अब करंट को जाने ही नहीं देगा, कैपेसिटर करंट को जाने ही नहीं देगा। कैसे बिहेव करेगा, एक ओपन वायर की तरह। ठीक है, अब दूसरा रिलेट करते हैं अपन। सेकंड, एट लो फ्रीक्वेंसी, एट लो फ्रीक्वेंसी। लो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, मतलब ज्यादा चेंज ही नहीं हो रहा है, और जब चेंज ही नहीं हो रहा है और उसमें भी हम एक कंडीशन ले लेते हैं, इफ क्या मान लेते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या है, एफ इज इक्वल टू 0 है, मान लो फ्रीक्वेंसी कितना है 0, मतलब वेरी लो। कितना है, वेरी लो। अगर वेरी लो हो गया तो एक्स सी इज इक्वल टू क्या होता है 1/f। तो जब ये क्या हो जाएगा, जब ये बहुत कम हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा। अरे भाई साहब आप लोग तो गलत बोल दिए, मेरे को फंसा दिए यहां पर। एक्स सी का मतलब क्या होता है, जीरो का मतलब, जीरो मतलब हो गया एक भी अपोजिशन नहीं होगा, रेजिस्टेंस जीरो, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो। मैं भी आप लोगों को बात में बह गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैक्सिमम करंट इज फ्लोइंग। क्या होगा यहां पर, मैक्सिमम करंट इज फ्लोइंग। भाई जब यहां पर कोई अपोज करने वाला ही नहीं है तो क्या रहेगा, मैक्सिमम करंट फ्लो होगा। और जब मैक्सिमम करंट फ्लो रहा है मतलब क्या हो गया, ये शॉर्ट सर्किट। क्या हो गया, ये शॉर्ट सर्किट। और आई क्या रहेगा, आई इक्वल टू आई मैक्सिमम रहेगा। तो ये ओपन वायर नहीं रहेगा, ये क्या रहेगा, सिंपल वायर की तरह बिहेव करेगा। कैसे बिहेव करेगा, सिंपल वायर की तरह बिहेव करेगा, सिंपल वायर की तरह बिहेव करेगा। नेक्स्ट यहां आ जाओ, तो ये क्या बदल जाएगा क्या, वो तो फॉर्मूला से आ रहा है, एक्स इज इक्वल टू 1/f हमेशा रहेगा। तो उसमें क्या है, मैं तो ये बता रहा हूं ना कि यहाँ फ्रीक्वेंसी बढ़ा तो एक्स सी घटा, यहाँ फ्रीक्वेंसी घटा तो एक्स सी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब यहां क्या हो रहा है, इफ एफ इज इक्वल टू 0 है, इफ एफ इक्वल टू क्या है 0 है, इसको नीचे लाता हूं मैं। इस कंडीशन में क्या होगा, अगर 0 हो गया तो सीधी सी बात है, देन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। मतलब सीधा ये क्या कर देगा, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। मतलब करंट क्या कर देगा, जाने ही नहीं देगा, करंट आई क्या कर देगा 0, मतलब नो करंट, नो करंट इज, नो करंट इज फ्लोइंग। और जब करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो बताओ सी कैसे बिहेव करेगा, सी बिहेव एज ओपन वायर, सी बिहेव एज ओपन वायर, सी बिहेव एज ओपन वायर। सही है, क्या हो गया, क्या देख रहे हो ढूंढ रहे थे पुराना लिखे उसको। तो यहां से क्या समझ आ गया कि जब हम फ्रीक्वेंसी बहुत कम कर दिए, इसका मतलब ये क्या बन चुका है, डीसी बन चुका है। क्या बन चुका है, तो डीसी सोर्स के साथ में ये काम करेगा क्या, ये नहीं काम करेगा। इसीलिए हम लोग डीसी सर्किट जब तक पढ़े हैं कभी रेजिस्टेंस के बारे में ज्यादा जिक्र, कैपेसिटेंस के बारे में ज्यादा जिक्र
नहीं किया करते थे, क्योंकि वहां पर क्या हो जाएगा, करंट क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब या तो बैटरी काम करेगा या तो कैपेसिटर काम करेगा। समझ आया ना? जब बैटरी हटाते हैं तो कैपेसिटर क्या होता था, डिस्चार्ज होता था। हाँ, बात अलग है कि ये बैटरी की हेल्प से चार्जिंग जरूर होता है, या बोल सकते हो सोर्स से क्या होता है, ये चार्ज होता है। तो यहां पर जब क्या करेंगे, डीसी मतलब फ्रीक्वेंसी कम हो गया, तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा तो क्या ये क्या करेगा, ये करंट को फ्लो होने देगा ही नहीं, हाई रेजिस्टेंस ऑफर करेगा ये। ठीक है। और एसी में क्या कर रहा है, एसी में जितना फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगा उतना ये क्या करेगा, मैक्सिमम करंट को फ्लो करेगा। देख लो कोई दिक्कत हो तो यहां तक। इंडक्टर के बारे में भी कुछ बोला ही नहीं हूं, क्यों रिलेट कर रहा हो अभी मत करो, जितना रिलेट कराऊंगा उतना ही करना, अब बस इतना ही रिलेट करो। देख लो कुछ डाउट है क्या इसमें? दोनों कंडीशन समझ आया? हाई फ्रीक्वेंसी पे क्या हो जाएगा, हाई फ्रीक्वेंसी पे लो, है ना, ये हो जाएगा वेरी लो एक्सी जो है, और वो क्या हो जाएगा, एक्सी जो है इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है। जीरो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, डीसी, यहां पे लिख सकते हो, डीसी को यहां मत लिखना, क्योंकि यहां पर तो अपन लो फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर रहे हैं ना। बट जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा, सीधा सीधा डीसी, ये यहां पे डीसी लिख लेना। चलें आगे अब। तो ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, धीरे धीरे याद करना इसको। कैसे याद करना कि अगर फ्रीक्वेंसी उल्टा है, ये फॉर्मूला याद जब हो जाएगा ना तो आपको अपने याद हो जाएगा कि फ्रीक्वेंसी अगर हाई है मतलब एफ इनफाइनाइट हो गया, तो एक्स सी क्या हो जाएगा, जीरो, और एक्स सी जीरो मतलब कोई अपोजिशन नहीं होगा, तो करंट क्या रहेगा, मैक्सिमम। तो जिसका भी अगर ये रेजिस्टेंस की तरह ही दिखना चाहिए आपको, जिसके लिए एक्स का वैल्यू क्या हो गया, जीरो, मतलब वहां पर क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट, और जिसके लिए एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, मतलब वो क्या हो जाएगा, ओपन वायर हो जाएगा। तो आप इतना तो जानते ही हो ना कि रेजिस्टेंस अगर जीरो रहेगा तो क्या कर देगा, करंट को पूरा फ्लो होने देगा। तो इसको क्या याद करने की जरूरत है, नहीं। और जिसके लिए एक्स क्या हो गया है, जीरो हो गया है, तो वो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट। ये भी याद करने की जरूरत नहीं, पुराना ही जानते हो। अभी क्या रिलेट करना था, बस इतना सा, ये फॉर्मूले से कि एक्स सी के अकॉर्डिंग अगर एफ बढ़ा तो एक्स सी क्या होगा, बाकी उसके वैल्यू के अकॉर्डिंग ये सब आप जानते हो क्या करना है। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, डायरेक्ट पूछेगा कि एट हाई फ्रीक्वेंसी कैपेसिटर बिहेव एज, कैसे बिहेव करेगा एट हाई फ्रीक्वेंसी पे। तो हाई में सीधा इनफाइनाइट दिखना चाहिए आपको, एफ इनफाइनाइट, तो उल्टा कर दो, कितना हो जाएगा, एक्स सी जीरो, मतलब क्या हो जाएगा वो, सिंपल वायर, एक्स सी जीरो मतलब सिंपल वायर। एट लो फ्रीक्वेंसी पे कैसे बिहेव करेगा, लो फ्रीक्वेंसी ना बोल के बोल सकता है डीसी सर्किट के लिए कैसे बिहेव करेगा, या डीसी सप्लाई के लिए कैसे बिहेव करेगा। डीसी सप्लाई का फ्रीक्वेंसी क्या चेंज होता है, नहीं, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, जीरो, तो वो डीसी सप्लाई में ऐसा बोल देगा, डीसी सप्लाई बोल देगा या लो फ्रीक्वेंसी बोल देगा। तो लो फ्रीक्वेंसी के लिए, लो फ्रीक्वेंसी जैसे ही बोला जीरो इमेजिन कर लो, तो 1/0 मतलब क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट मतलब पूरा रोक देगा, हाई रेजिस्टेंस ऑफर कराएगा वो। तो हाई रेजिस्टेंस ऑफर कराएगा मतलब ओपन सर्किट, ओपन वायर की तरह बिहेव करेगा। कोई दिक्कत? ठीक है। अच्छा, आप लोगों को यह भी याद होगा, जब कैपेसिटर जो है फुल चार्ज होता है तो कैसे बिहेव करता है, शॉर्ट सर्किट की ओपन सर्किट। कैपेसिटर जब क्या होता है, चार्ज होता है, तो कैसे बिहेव करता है, शॉर्ट सर्किट की ओपन सर्किट। कैपेसिटर जब फुल चार्ज होता है तो कैसे बिहेव करता है, शॉर्ट सर्किट की ओपन सर्किट। सिर्फ आंसर देना इंपॉर्टेंट नहीं है, आंसर दे रहे हो तो उसके पीछे कुछ ग्राउंड है, कुछ लॉजिक रिलेट कर पा रहे हो, यही होगा। अभी तो देखो थोड़ा सा पढ़े हैं, अभी इससे पुराना ही पढ़े ना, उसको तो पुराना ही चैप्टर है वो तो। और अभी में ये हाल है, जब पूरा जब सिलेबस पढ़ लोगे तो क्या होगा, हाँ, दिमाग का। तो यहां पर आप एक बार नहीं 1000 बार रिवीजन कर लो, फायदा इससे नहीं मिलता है। समझ आ रहा है ना? जो अगर आप लोग की ऐसी मेंटेलिटी होगी ना कि एक बार पहले सिलेबस पूरा कंप्लीट हो, फिर उसके बाद आराम से बैठ के रिवीजन करेंगे, तो ये तो बैल बुद्धि वाला काम है पूरा। भले बुरा लगेगा मेरा बात, लेकिन ये पूरा बैल बुद्धि वाला काम है। कोई चीजों को रिवाइज करने का सही तरीका क्या होता है, अधिकतम जो ऐसे बच्चे जिन लोगों को बाद में अपने ऊपर डिप्रेशन का शिकार होना रहता है, वो लोग यही काम करते हैं कि बढ़िया पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाए फिर रिवीजन करेंगे। नहीं, ऐसा तरीका नहीं होता है। आप हमेशा सोचो कि आज जो पढ़े हैं
ये अब कल कैसे याद रहेगा, परसों कैसे याद रहेगा? जब आप हर दिन का चीज याद करते चलोगे तो आपका दिमाग ये सोचना शुरू करेगा कि अरे यार ये तो 5 दिन में भूल जा रहे हैं, तो वहां कैसे याद रहेगा, और वहां तो बहुत सारा चीज एक साथ होगा। तब आपको ना मेरी वैल्यू याद आएगी। कैसे याद आएगी? जो मैं आप लोगों को जानबूझ करके समझाता हूं कि इसको ऐसे रिलेट करना, इसको ऐसे रिलेट करना, वो बात याद आएगा। देखो मुझे याद है, मुझे कुछ भी पता नहीं है, लेकिन मैं तुरंत अभी बता दूंगा आपको कि कैपेसिटर जो है जब फुल चार्ज होता है तो कैसे बिहेव करता है। कैपेसिटर जब चार्ज होता है तो उसका चार्जिंग का जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है एनर्जी का, 1/2 CV²। मतलब इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज क्या करता है वो, इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज चार्ज होता है, इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज चार्ज होता है ना। और वोल्टेज वोल्टेज कब वहां पर आएगा, जब वो शॉर्ट सर्किट होगा तो, कि ओपन सर्किट होगा तो। शॉर्ट सर्किट का मतलब वोल्टेज 0 होता है। शॉर्ट सर्किट मतलब वायर है, और वायर में क्या फ्लो होता है, करंट। एक वायर में करंट रहता है कि वोल्टेज रहता है, एक क्लोज वायर में करंट है ना। तो जब वोल्टेज आना है तो हमेशा ओपन सर्किट ही रहेगा। अब ये आप रिलेट क्यों नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आप इससे पहले करंट और वोल्टेज का कॉन्सेप्ट रिलेट नहीं किए हो। एक सिंपल वायर में ऑलवेज क्या रहता है, करंट फ्लो होता है, और अगर ओपन है वहां पर तो ओपन में क्या रहता है, करंट रहता है क्या, नहीं। तो जहां करंट नहीं, जहां करंट 0 वहां वोल्टेज रहेगा, जहां वोल्टेज 0 वहां करंट रहेगा। तो आप करंट को तो याद कर ही सकते हो, सिंपल दिमाग में रख सकते हो ना, कि एक वायर में क्या रहता है, ऑलवेज करंट। तो एक वायर में अगर करंट है तो वोल्टेज क्या होगा, 0। एक वायर में अगर करंट है तो वोल्टेज क्या होगा, 0। और एक वायर बोल रहा हूं तो वायर का मतलब क्या है, शॉर्ट सर्किट। हमने शॉर्ट कर दिया। ये 2 पॉइंट है, इस 2 पॉइंट को अगर मैं जोड़ दूंगा, यहां पर कनेक्ट कर दूंगा, तो क्या फ्लो होगा, यहां पर करंट फ्लो होगा। लेकिन इसको अगर मैं ओपन कर दिया तो क्या यहां पर से करंट फ्लो होगा क्या, नहीं। मतलब यहां क्या एग्जिस्ट करेगा, वोल्टेज। और वोल्टेज किसकी वजह से आएगा, चार्ज की वजह से आएगा ना, चार्ज की वजह से आएगा। तो भाई जब एक कैपेसिटर में फुल चार्ज होता है, तो फुल चार्ज होता है मतलब क्या आता है, वोल्टेज आता है। क्या आता है, वोल्टेज। तो वोल्टेज कब आएगा, जब वो ओपन सर्किट रहेगा। याद हुआ, जब भी कैपेसिटर क्या होगा, फुल चार्ज होगा तो क्या आ जाएगा, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, और जब अनचार्ज रहेगा तो शॉर्ट सर्किट। अब इंडक्टर को याद कर लो, इसका उल्टा। इंडक्टर में चार्ज कैसे आता है, एनर्जी कैसे आता है, 1/2 LI²। मतलब उसमें करंट फ्लो होगा जब फुल चार्ज होगा। तो फुल चार्ज होने के लिए जब करंट फ्लो कराना है, फुल चार्ज होने के बाद करंट फ्लो कराना है, तो करंट कब फ्लो होगा, ओपन की शॉर्ट में, शॉर्ट सर्किट में करंट फ्लो होगा। समझ आ रहा है ना। जब हम एक सिंगल वायर बना देते हैं ना, तो इस वायर का मतलब ये होता है वोल्टेज 0, बट करंट क्या होगा, यहां पर फ्लो होगा। ये बारीक बारीक बात कब रुकेगा, जब आप एक बार पढ़ने के बाद आगे कैसे याद रहेगा, इस बात की चिंता करना शुरू करोगे। जब तक ये चिंता नहीं रहेगा तो क्या लगता है कि ये सब चीजें आप आखिरी समय में कर लोगे, नहीं कर पाओगे। आखिरी समय में प्रेशर आएगा ही आएगा। घर के लोग फिर आप लोगों को ले बेटा, छोड़ हटा, जितना हो पाएगा उतना कर, कोई बात नहीं है, ऐसे तो तसल्ली देने आएंगे फिर आप लोगों को। ऐसा होता है ना। हाँ देखो, सब सच्चाई को मैं सामने रख दे रहा हूं आप लोगों का। लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि ऐसी स्थिति ना आए तो रोज पढ़ो। सिलेबस कैसे चलेगा, कब कंप्लीट होगा, ये सोचने का बात ही नहीं है भाई। हम रोज क्लास आ रहे हैं तो हमारा रोज का एफिशिएंसी दिखना चाहिए। 2 दिन 4 दिन या 1 महीने आराम से, मान लो अगर 2 महीने पहले भी सिलेबस कंप्लीट हो गया तो भी आपको बोला जाएगा, तो क्या आप कर लोगे। ये जो चीज बोल रहा हूं रिलेट करने वाला, ये कभी नहीं हो पाएगा। जो क्लास चलते चलते में पढ़ाई हो सकता है ना, वो कभी नहीं हो सकता बाकी। क्योंकि जब हम अकेले बैठेंगे तो और 50 प्रकार का डिस्ट्रैक्शन आएगा। हम बड़े उम्र में आ चुके हैं, बाय डिफॉल्ट हमारे पास क्या होगा, 50 प्रकार की खुद में थॉट चलेंगी। हमारे पास एक प्रेशर अपने आप आ जाएगा कि अरे यार एग्जाम में कैसे होगा, क्या होगा, ये हमसे गलती हुआ है, हम ऐसा नहीं कर पाए, वैसा नहीं कर पाए, फिर रिग्रेशन करने लगोगे। इसलिए इस बात को भूल जाना कि हमको कितना और पढ़ना है, बस जितना पढ़ चुके हैं उसको अच्छा करना है। ये सोच लो, जितना अभी तक पढ़ाई हो चुका है ना उसको एकदम बेहतरीन कर दो, और बाकी जो मेरे साथ चल रहा है सिलेबस उसको ही चलते रहने दो। बस रोज उसको अच्छा करना है, रोज अच्छा करना है। अभी सोचोगे कम टाइम में हो जाएगा। आपका दिमाग जो है मेरे साथ ज्यादा इफेक्टिव काम करेगा, लेकिन बाद में काम नहीं करने वाला है। ये छोटी छोटी बारीकियां कभी दिमाग में नहीं रुकेंगी, ठीक है। आपकी जगह अगर मैं रहता तो मैं तो पूरा पढ़ने के बाद, जैसे कैपेसिटर है तो कैपेसिटर की सारी इंफॉर्मेशन मैं एक साथ रखता कि कैपेसिटर कब टाइम t इक्वल टू 0 पे क्या बिहेव करता है, इनफाइनाइट पे क्या बिहेव करता है, लो फ्रीक्वेंसी पे क्या बिहेव करता है, हाई फ्रीक्वेंसी पे क्या करता है,
कैपेसिटर का जो कैपेसिटिव इंडक्टेंस होता है क्या होता है, कैपेसिटर का चार्ज होता है एनर्जी क्या होता है। मतलब इतने प्रकार से आपको घुमा घुमा के पढ़ना है, इतने तरीके से घुमा घुमा के पढ़ना है कि जैसा भी पूछा जाए सब वो आपको पता होना चाहिए। समझ आ रहा है ना। मतलब इस नोट्स के बनने के बाद आप और अपने से नोट्स अलग अलग तरीके से रफ नहीं बना पा रहे हो तो समझ जाना आप याद नहीं कर रहे हो, उसको सही तरीके से रिलेट नहीं कर रहे हो। वो करना पड़ेगा आपको, अपना दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं चलेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट था। अब ये समझ तो गए ना हाई फ्रीक्वेंसी पे कैसे बिहेव करेगा, सिंपल वायर, लो फ्रीक्वेंसी पे ओपन वायर। अगर मैं शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा इसका तो कैसे बनाऊंगा, मैं बस इतना सा लिखूंगा कि एट हाई फ्रीक्वेंसी पे क्या हो जाएगा, एट हाई फ्रीक्वेंसी पे सिंपल वायर और लो फ्रीक्वेंसी पे ओपन वायर। लेकिन मैं उस शॉर्ट नोट्स को हर दिन एक बार देखूंगा, क्योंकि इतना पूरा देखने में मुझे कितना मिनट लगेगा, 3 मिनट लगेगा। कितना लगेगा, 3 मिनट। लेकिन सिर्फ इसको और इसको देखने में कितना मिनट लगेगा मुझे, 20 सेकंड लगेगा। कितना लगेगा, 20 सेकंड। लेकिन जब मैं 20 सेकंड देखूंगा तो शुरुआत में बाय डिफॉल्ट तो 20 सेकंड में नहीं होगा। जब मैं देखूंगा कि अच्छा मेरे पास सिर्फ इतना रहेगा, देखो मैं आप लोगों को बता रहा हूं तरीका ना, एट हाई फ्रीक्वेंसी, या मैं तो और ऐसे लिखूंगा शॉर्ट में, एट एफ इक्वल टू हाई, तो एक्सी क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लिख दूंगा ऊपर में, एक्सी क्या हो जाएगा, एक्सी प्रोपोर्शनल टू, या मैं फॉर्मूला ही लिख दूंगा डायरेक्ट, वहां से प्रोपोर्शनल जानता हूं मैं तो 1/2 पाई एफ सी हो जाएगा। तो जब एफ हाई हो जाएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक्सी लो हो जाएगा। और लो का मतलब क्या हो जाएगा, लो का मतलब क्या हो जाएगा, ये लो मतलब इतना लो कर दो कि सीधा क्या हो जाएगा, 0 हो जाए। और 0 का मतलब क्या हो जाएगा, ओपन। बट अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एफ पे क्या होगा बोल रहे हैं, एफ हाई होगा तो ये क्या हो रहा है, शॉर्ट सर्किट। क्या हो रहा है, ये शॉर्ट सर्किट। बस इतना अगर आप लिखते हो शॉर्ट नोट्स में, और दूसरा ये लिखते हो कि एफ एट एफ इक्वल टू हाई पे क्या हो जाएगा, ये ओपन सर्किट होगा, तो पता है आप सिर्फ इसको देख देख के भागते रहोगे शॉर्ट नोट्स में ना, तो इसके बीच का जो गैप है वो नहीं समझ पाओगे आप। एफ से लेकर के एस सी तक के आने में कितना स्टेप लगा है, एफ इक्वल टू हाई से लेकर के यहां तक सिंपल वायर तक पहुंचने में ये बीच में बहुत सारा चीज हुआ है। लेकिन इसको हम लिखे नहीं है। क्यों नहीं लिखे हैं, क्योंकि इसको कहां रखना है, दिमाग में रखना है। जब आप ये देखो कि फ्रीक्वेंसी हाई है और शॉर्ट सर्किट है, तो तुरंत आपके दिमाग में कुछ ही सेकंड के अंदर ये बात आ जाना चाहिए कि एफ हाई मतलब एक्स इक्वल टू 1/2 एफ सी होता है, तो रिवर्स रिलेशन है। तो क्या हो जाएगा, एफ बढ़ेगा तो एक्स 0 हो जाएगा, और एक्स 0 का मतलब क्या होता है, ओपन सर्किट। जब ये कड़ी नहीं जुड़ेगा ना तो ये दिमाग में ठहरेगा नहीं, फिर या तो याद करने जैसा लग गया ना। अगर मैं सिर्फ इतना याद करवाता हूं, कैसा याद कर लो आप लोग की हाई फ्रीक्वेंसी शॉर्ट सर्किट और लो फ्रीक्वेंसी ओपन सर्किट। शॉर्ट नोट्स यही तो होता है क्या, शॉर्ट नोट्स में रीजन थोड़ी लिखते हैं अपन, नहीं लिखते हैं। तो जब आपको पहली बार में शॉर्ट नोट्स बनाने का मन करे और आपको लगे कि मैं भूल सकता हूं या भूल सकती हूं, तो आप थोड़ा सा डिटेलिंग कर सकते हो, थोड़ा ज्यादा नहीं। एफ हाई है तो एक्सी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, और लो का मतलब 0 और 0 का मतलब क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। लेकिन जो आप फाइनल एग्जाम में जाना चाहते हो और फाइनल एग्जाम के एक दिन पहले आप तीनों सब्जेक्ट को रिवीजन करना चाहते हो, तो उस समय आपका शॉर्ट नोट सिर्फ इतना अलाउ करता है आपको, ये भी अलाउ नहीं करता है, क्योंकि इतना देख ही नहीं पाओगे ना आप। तो ये सब कैसे आपके दिमाग में रहेगा, जब आप हर दिन उस शॉर्ट नोट्स को थोड़ा थोड़ा देखते रहोगे, थोड़ा थोड़ा। अभी से भी अगर काम करना शुरू करोगे तो बन जाएगा। आदत में रखो कि जितना चैप्टर पुराना हो चुका है ना, उसमें हर दिन मुझे क्या करना है, शुरुआत करो। एक दिन में केमिस्ट्री का एक शॉर्ट नोट्स देखना है, एक चैप्टर का, फिजिक्स का एक देखना है, बायो का एक देखना है। अभी एक मतलब 20 दिन के अंदर में जब ऐसा हो जाएगा ना, 20 दिन क्यों, 15 दिन के अंदर में अगर ऐसा हो जाएगा कि सबका कम से कम एक एक चैप्टर रिवीजन हो जाएगा, तो फिर उसके बाद आपका सीक्वेंस बदल जाना चाहिए कि अब मुझे क्या करना है, हर दिन केमिस्ट्री का 3-3 चैप्टर, फिजिक्स का 3 चैप्टर का शॉर्ट नोट्स, बायो का 3 चैप्टर, सिर्फ शॉर्ट नोट्स, क्योंकि आपके दिमाग में फ्रीक्वेंटली रहेगा चीज, तो आप सिर्फ देखते जाओगे, हर चीज आगे बढ़ता जाएगा। ये स्ट्रेटेजी होती है जिन लोगों को क्लियर करना रहता है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको एक दिन में सारा कुछ दिमाग में रखना है, सब कुछ एक दिन में दिमाग में रखना है। तो कैसे याद रखना है, ऐसे याद रख पाओगे। हर दिन आपको देखना ही पड़ेगा शॉर्ट नोट्स को। जैसे जब जब वो बोलते हैं ना, कि एक बढ़िया सी स्टोरी बता रहा हूं आपको। एक फिलोसफर थे जिनका नाम क्या था, अरस्तु करके था। तो नहीं, अरस्तु का नहीं था, सुकरात का था, सुकरात का ही है। तो सुकरात जी के पास क्या है, एक पर्सन गया और उन्होंने बोला कि सक्सेस होने का क्या है फॉर्मूला। तो उन्होंने बोला कि काम करना, कल सुबह 5 बजे मेरे घर आ जाना, मैं आपको सक्सेस का फॉर्मूला बता दूंगा। फिर उस पर्सन को
एकदम 5 बजे बढ़िया से आ गया, खटखटाया घर का, ठीक है। अब बोले अब मेरे पीछे पीछे आना। अब हो गया उसके पीछे 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 पीछे, वो कहां पहुंच गया? तालाब में पहुंच गया। कौन? जो फिलोसफर था। अब वो तालाब में पहुंचा। तालाब में पहुंचने के बाद अब मॉर्निंग में ऑब्वियस सी बात है क्या करना चाहेगा? नहाने जाएगा। तब वो नहाने के लिए तालाब के अंदर घुसा और उसको बोला था कि कुछ भी क्वेश्चन नहीं करना है, मैं जैसा बोलूं जैसा करते जाऊंगा वैसे आप मेरे पीछे पीछे आ जाना, बस मेरे को फॉलो करना है। अब वो तालाब के अंदर घुसा तो पर्सन जो सक्सेस होना चाह रहा था वो भी क्या किया? तालाब के अंदर घुसा। फिर अच्छा गहराई पे जब पहुंचे तो उस पर्सन के गर्दन को पकड़ा और डुबा दिया पानी में। किसने? उस फिलोसफर ने। अब वो बंदा क्या करेगा? जब पानी में डुबा दिया तो छटपटाने लगा, और जब वो इतना छटपटा गया कि थोड़ा देर और रखा जाता तो वो भगवान को प्यारा हो जाता। तब उसके गर्दन को निकाला और बोला कि अभी तुमको जिंदा रहने के लिए जितना ऑक्सीजन की जरूरत है, जिस दिन आपको आपके लक्ष्य को पाने के लिए उतनी जरूरत महसूस हो जाएगी, उस दिन तुम सक्सेस हो जाओगे। समझा इसका मॉरल? उस कंडीशन में उस पर्सन के पास ऑक्सीजन के अलावा किसी और चीज की डिमांड हो सकती है क्या? क्या उसके दिमाग में मेरे बीवी बच्चे मेरा इधर उधर कुछ आ सकता है क्या? नहीं। क्या वो पर्सन अब ऑक्सीजन पाएगा कि नहीं पाएगा? 100% पाएगा, क्योंकि उसके अलावा उसको कुछ नहीं चाहिए। यह है सक्सेस का फॉर्मूला। तो जिस दिन आपके दिमाग में इस लेवल पे बैठ जाएगा ना कि हमको सक्सेस चाहिए, तो उस दिन जो डिस्ट्रैक्शन आप लोग खुद क्रिएट किए हो ना, वो अपने आप खत्म हो जाएगा। ना फोन के बारे में आपको किसी को समझाना पड़ेगा, ना फैमिली फंक्शन के बारे में समझाना पड़ेगा, कुछ समझाना नहीं पड़ेगा। यह है सक्सेस का लॉजिक। समझ आया? तो जितना चीज मैं जो समझा रहा हूं ना कि ये तरीका अपनाओ, ये तरीका अपनाओ, वो खुद से आप लोग पूछने लग जाओगे कि सर ये नहीं हो रहा है, अब कैसे करें? सर ये नहीं हो रहा है, कैसे करें? ठीक है, चलो वापस आते हैं। पावर लॉस अक्रॉस कैपेसिटर, कहां तक पहुंच गया अपन? एक बार जल्दी से मैं रिवाइज कराता हूं। सबसे पहले हमने क्या देखा? प्योर कैपेसिटर में वोल्टेज निकाला, फिर करंट निकाला। आ गया कितना लैग, कितना लीड मिला? करंट लीड करेगा वोल्टेज से, कितना? 90 डिग्री। यहां हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखा कि भाई कैपेसिटर भी क्या करता है? करंट को अपोज करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसका वैल्यू होता है 1/ω/c या फिर 1/2πfc। फेजर डायग्राम बना लिया। फेजर डायग्राम का भी हमने यहां पर बहुत सारा क्या देखा? डेप्थ देखा कि करंट को बस रेफरेंस मानना है, उसके अकॉर्डिंग हम वोल्टेज को घुमा फिरा के इधर उधर कर सकते हैं। और क्या इंपॉर्टेंट चीज सीखा? हमेशा मूव करना है कैसे? एंटी क्लॉकवाइज, और शॉर्टेस्ट पाथ को छोटे एंगल को फॉलो करना है। इसके बाद हमने क्या सीखा कि वोल्टेज एंड द करंट ग्राफ, वोल्टेज एंड द करंट ग्राफ, ये भी क्लियर है। इसके बाद हमने रिएक्टेंस का फ्रीक्वेंसी और कैपेसिटेंस से क्या देखा? वेरिएशन देखा, ये भी क्लियर है। अब ये ग्राफ क्या आपको लगता है कि 1 महीने बाद आपको याद रहेगा? क्योंकि अब ये रिलेशन नहीं पूछेगा, वो घुमा फिरा के कुछ क्वेश्चन पूछेगा। कंपटीशन का लेवल तगड़ा है, मतलब लोग इन सब चीजों को ऐसी दिमाग में रखते हैं, तो वो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, कुछ घुमा फिरा के रिलेट करने के लिए बोलेगा। तो कहां रिलेट कर पाओगे अगर यही दिमाग में नहीं रहेगा तो, है ना? तो जब आपको बोला जाएगा तो टॉपिक देख के इतना दिमाग में स्कैन हो जाना चाहिए कि अच्छा एक्स और फ्रीक्वेंसी का है उल्टा रिलेशन है, क्या बनेगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, है ना? लो फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी, चलो ये खत्म। इसकी जरूरत है क्या? इस स्लाइड को डिलीट कर देता हूं। नेक्स्ट पावर लॉस। पावर लॉस बताओ क्या होगा? क्या आपने कभी सोचा था कि कैपेसिटर में पावर लॉस होता होगा कि नहीं होता होगा? नहीं सोचे थे, है ना? एसी को पहली बार पढ़ रहे, कहां सोचेंगे? तो पावर लॉस निकालते हैं अपन। P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V इंटू आई, ठीक है। या और आपको मन करे तो लिख सकते हो V² अपॉन R या फिर I² अपॉन I² इंटू R, ठीक है। पावर P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पावर P इज इक्वल टू V इंटू आई। V कितना है? V0 साइन ओमेगा टी, और I क्या है? I0 कॉस ओमेगा टी, ठीक है। बट P का क्या लेना पड़ता है अपने को? एवरेज। तो एवरेज क्या हो जाएगा? V0 I0 और क्या हो जाएगा? साइन ओमेगा टी इंटू कॉस। देखो साइन कॉस दोनों ना एक साथ आ गया है, वो भी मल्टीप्लाई में, तो उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा सा
रिस्पेक्ट कर लो, थोड़ा सा उसको दिमाग में रख लो। यहां पर 2 का मल्टीप्लाई कर दो और 2 का डिवाइड कर, तो 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, क्या लिख सकते हैं इसको अपन, वी नॉट आई नॉट, 1/2 कॉमन निकाल दो क्या, और ये क्या बन जाएगा, कॉस क्यू बनेगा साइन 2 ओमेगा टी। बेसिक मैथ्स को भी थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स में दिमाग में रखो, साइन 2 ओमेगा टी। अब देखो यहाँ ये कितना हो जाएगा, साइन एन पाई सीधा, साइन क्या हो गया ये, साइन ओमेगा टी ना, साइन ओमेगा टी बोलो साइन 2 ओमेगा टी बोलो, क्या होगा सबका 0। ये लो भाई, कैपेसिटर में पावर लॉस कुछ नहीं होगा, पावर लॉस कुछ नहीं होगा, अच्छा है बेचारा, 0। कितना है पावर लॉस, 0 है। रेजिस्टेंस बस में होता है, इसीलिए हम लोग पावर लॉस किस में निकालते हैं, रेजिस्टेंस में। आगे चल के इंडक्टर में भी नहीं होगा, वो भी अच्छा है। सब तो ठीक है सर, आप ही अच्छे नहीं हो, छुट्टी ही नहीं दे रहा बोल दो, है ना। अरे यार 1 बज गया, पता चला क्या टाइम, क्या बोले ये जवाब ही समझ नहीं आता बोल रहे हैं ना। सही बताओ, मजाक नहीं कर रहा हूं, पता चला कि नहीं चला, नहीं चला। ठीक है आगे चलें, इस टॉपिक को खत्म कर ही देते हैं ना, एक आध क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं भाई। हाँ एक आध दो, फोर्टी 41। ऐसा नहीं है, उसको भी पास होना है, आप लोग समझ समझो बेचारे को। फाइंड रीडिंग ऑफ एमीटर, ये हमारे पास एक सर्किट है जिसमें कैपेसिटर है, और ये एक वोल्टेज सोर्स है। तो यहां पर वोल्टेज कितना है, वोल्टेज है E इज इक्वल टू 5√2 साइन 500 पाई टी, ऐसे दिया है एकदम बड़ा सा वैल्यू। और क्या है, कैपेसिटर दिया है C इज इक्वल टू 5/पाई, यूनिट क्या होता है पता है, फैरेड, इसका यूनिट है माइक्रो फैरेड। माइक्रो फैरेड, और यहां पे लगा दिया गया है एक एमीटर, यह है एमीटर। लो भाई क्वेश्चन कंप्लीट, सॉल्व किया जा सकता है। मैं बता दूं एक क्वेश्चन, कैसा सर्किट है, प्योर कैपेसिटिव सर्किट है, क्या चाहिए, करंट, करंट कैसे निकलेगा, IRMS, है ना। तो IRMS, IRMS इक्वल टू क्या हो जाएगा, VRMS, VRMS अपॉन XC। यहां पर रेजिस्टेंस नहीं है, क्या है, रिएक्टेंस है XC। तो पहले आप देखो क्या VRMS का कहीं से व्यवस्था हो सकता है, हो सकता है, बट VRMS नहीं है तो V नॉट से ही काम चला सकते हैं, या अलग निकाल लूं क्या दोनों को। चलो इस फॉर्मूले को मैं यहां पर रख लेता हूं, पुट कर दूंगा ना, यहां पर अलग अलग निकाल लेता हूं। पहले VRMS निकाल लेता हूं, VRMS कितना हो जाएगा, V नॉट अपॉन √2। कितना है VRMS, ये V नॉट है क्या, ये जो दिख रहा है कितना है, ये क्या है, V नॉट है ना। तो V नॉट कितना है 5√2 अपॉन √2, तो ये आ गया 5 वोल्ट। कोई समस्या यहां तक के। अब दूसरा क्या निकालेंगे, XC, XC क्या होता है, ओमेगा C,
या फिर क्या बोल सकते हो 2 पाई 1/2 पाई एफ सी। देखो ये ना, ये सामने जो दिख रहा है यही तो ओमेगा है क्या, ओमेगा टी होता है ना, साइन ओमेगा टी होता है क्या, तो ये क्या है, ये ओमेगा है और ये क्या था वी नॉट। तो ओमेगा की जगह डायरेक्टली क्या पुट कर दूं मैं 500 पाई, और टी के बारे में क्या बोल रहा है, कुछ बोल रहा है क्या टी, अच्छा टी तो अपने को चाहिए ही नहीं ना, सी चाहिए, सी कितना है 5/पाई। ये देखो पाई और पाई कैंसल हो गया। एक बात और, ये किसमें है मिली में है, तो 10⁻³ एम को इग्नोर नहीं करना वरना पूरा गड़बड़ हो जाएगा। एक्स इज इक्वल टू, इसको ऊपर ले जाऊं क्या तो कितना हो जाएगा ये 1000, नीचे क्या हो जाएगा 500, अच्छा 5 भी है ना ये, तो ये 2 टाइम्स कितना हो जाएगा ये, चलो इतना ही रख लेते हैं अभी, फिर आगे करेंगे। अब आ जाओ करंट आई आर एम एस, क्या निकालना है आई आर एम एस, तो कितना है फॉर्मूला वी आर एम एस अपॉन एक्स सी। तो वी आर एम एस कितना आया है 5, कितना आया है 5, और एक्स सी कितना है 2/5, तो ऊपर क्या हो जाएगा 5 चला जाएगा तो 25/2, कितना हो जाएगा 12.5 एम्पियर। क्या हो गया, गलत लिख दिया कुछ 12.5 एम्पियर। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है ना, क्या लगता है, तो आई नॉट निकालने के लिए फिर आपको क्या चाहिए रहेगा, अच्छा इसके लिए बोल रहे हो, फिर आई नॉट के लिए क्या करोगे वी नॉट अपॉन एक्स सी करोगे तो बात तो वहीं पहुंच जाएगा, है ना। ऐसा भी निकाल सकते हो आप, कंफ्यूज मत हो, अब जो बोल रहे हो सही है। आई आर एम एस इक्वल टू क्या कर सकते हो आई नॉट अपॉन √2, बट आई नॉट निकालने के लिए फिर वही कहानी शुरू, आई नॉट इक्वल टू क्या करना पड़ेगा वी नॉट अपॉन एक्स सी, तो वही तो हो गया ना, तो हम यही कर ले सीधा आई आर एम एस इक्वल टू वी आर एम एस अपॉन एक्स सी। कोई दिक्कत, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, दे दो होमवर्क इसको, होमवर्क मतलब एक क्लास अभी इसके बाद, लो चलो होमवर्क दे देता हूँ, ऐसे ही होमवर्क रख देता हूँ क्योंकि अगले बार में तो सॉल्व करना ही है। 43, हाँ इसके बाद फिर पढ़ेंगे, लो आपके काम की बात नहीं है उस सुनने की। 44, क्या लिखा है क्वेश्चन, अ लैंप इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ कैपेसिटर, अ लैंप इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ कैपेसिटर, ये ना एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कब बनेगा पता है, प्रेडिक्ट योर ऑब्जर्वेशन फॉर डीसी एंड एसी कनेक्शन, व्हाट हैपेंस इन ईच केस इफ कैपेसिटर इज रिड्यूस्ड। अच्छा हाँ बन सकता है, इसको इसको खुद से कर लेना, हाँ ये मैं आंसर एनसीईआरटी का लगा दिया है, आसान है ये, खुद से पढ़ लेना, नहीं समझ बताना है ना, ये भी मैं होमवर्क छोड़ दिया विद सॉल्यूशन, कम से कम पढ़ के समझ लेना। इसके बाद हमारा तीसरा नंबर का टॉपिक क्या है, एसी सोर्स अक्रॉस प्योर इंडक्टर, तो इसके बारे में हम थोड़ी देर में चर्चा करते हैं चाय पी के। तैयारी पूरा इधर, थैंक यू बाय बाय।